जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारे ये जो वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सी आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सी आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी, आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। तो अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ऑफेंस एंड पेनल्टीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आ रहा है, MCQ में भी आता है और नॉर्मल क्वेश्चन भी इसका बनता है। इसमें अगर मैं बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3, 125, 126, 129, 132, 138, ये कुछ सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा इनके। एक 130 भी, 130। अब इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, क्यों होता है, समझना कहाँ ये कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि यार सेक्शन 122(1) में जो बातें बताई गई है, सेम बातें जो आगे चल कर के सेक्शन 132 में भी आ रही है, बराबर। 129 के अंदर जो बताया गया है वो 130 से मिलता जुलता है, बराबर है। तो कब कहाँ पर कौन सी पेनल्टी लगाई जानी है उसको लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे याद रखें इतनी सारी पेनल्टीज़, किस केस में क्या करें। तो हम यहाँ पे मेमोरी टेक्निक यूज़ करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे चलने वाली बातें क्या क्या। एक तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑफेंस, कौन कौन से ऑफेंस आपने किए हैं। उस ऑफेंस के लिए एक होती है पेनल्टी, सज़ा। जो गुड्स होता है जिसको लेकर के ऑफेंस किया वो सीज भी किया जा सकता है, तो एक सीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक आपके जेल में भी जाना पड़ सकता है, तो जेल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मतलब एक सेम ऑफेंस सेम गुनाह जो आपने किया उसके लिए पेनल्टी भी लग सकती है, आपका गुड्स भी सीज हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और जेल से बचना है तो उसके लिए एक और पेनल्टी लगाई जा सकती है, जेल से बचने के लिए, जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, बराबर है। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज यूँ होता है और यार यहाँ पे भी पेनल्टी, सेम चीज़ पे इधर अलग पेनल्टी बताई जा रही है, फिर ये गुड्स सीज में भी ये नाम आ रहा है इसका, तो जेल जाने में भी आ रहा है ये पॉइंट। तो बेटा होता क्या है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपने किसी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर कर दिया तो सीधी सी बात आपको जेल भी होगी। सामने वाले के घर पे कमाने वाले आदमी को आपने मारा तो आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी लग सकती है, कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है, बराबर है। जिस चाकू जिस हथियार से मारा और आपके घर में कुछ हथियार मिले तो उनको जब्त भी किया जा सकता है, बराबर है। और जेल जाने से बचना है तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान भी बनाए जा सकते हैं कि उतना पेमेंट आप कर दो तो आपको जेल जाने से बचाया जा सके। ऐसा भी मान लो अगर हो, वैसे क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल। तो देखो एक ही ऑफेंस में 3-4 एक्टिविटीज़ हो सकती है, 3-4 तरह की पेनल्टी, सीज, जेल से बचने के लिए अलग पेनल्टी, वो सब लगाई जा सकती है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है। हम क्या करेंगे, टुकड़ों में हम इनको पढ़ेंगे। और पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 122 सबसेक्शन 1। इसको हम मेमोरी टेक्निक से याद करेंगे। जो मेमोरी टेक्निक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा उस टेक्निक को आप सिर्फ एंजॉय करना और सुनना, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। पहले स्टार्टिंग के 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स से दिमाग मत लगाना, सिर्फ सुनना। मैं आपको गारंटी देता हूँ 15-20 मिनट्स के बाद में जब मेमोरी टेक्निक से आपको वो पेनल्टीज़, वो ऑफेंस आपको याद हो जाएंगे, सारे के सारे टिप्स पे याद हो जाएंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस आपके आगे की बाकी की इन सब चीज़ों में काम आएगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे।
बराबर। जो आपको एक प्रॉब्लम आती है कि भाई ये सारे ऑफेंस इतने रिटेन नहीं कर पाते, याद नहीं रह पाते, कौन से सेक्शन की कौन सी पेनल्टी क्लिक नहीं हो पाती है, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बट फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स का जो सेशन हो, जिसमें मैं मेमोरी टेक्निक से सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के ऑफेंसेस याद करवाऊंगा, उन सबको अच्छे से समझना है, सुनना है और एंजॉय करना है। वहाँ पे अगर मैं फालतू बात भी बोलूँ तो दिमाग में ये थॉट लेकर के मत आना यार क्या ये सर पका रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। नहीं, अगर बीच में आपने वीडियो स्किप कर दिया तो बाद में आप पछताओगे, अरे यार ऐसा था क्या उसमें। ओके, समझ में आया? तो 15-20 मिनट्स का थोड़ा सा मैनेज करो। तो हम शुरू करते हैं अभी हमारे ये ऑफेंस एंड पेनल्टीज टॉपिक ना। सबसे पहले हम सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के कुछ ऑफेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, फिर उनकी पेनल्टी समझेंगे कि उसमें क्या पेनल्टी लगती है। ओके, पहले ऑफेंसेस पढ़ते हैं। इसमें 13 के करीब ऑफेंसेस हैं जो कवर किए गए। सबसे पहला ऑफेंस है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड विदाउट इनवॉइस और फॉल्स इनवॉइस। अगर आप कोई भी गुड्स सप्लाई करते हैं जिसमें आप इनवॉइस इशू नहीं करते हैं या फेक इनवॉइस इशू करते हैं, उसकी पेनल्टी यहाँ पे आएगी सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में। ओके, दूसरा टैक्स कलेक्टेड बट फेल्स टू पे विद इन 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ये केस क्या बेटा जरा समझना। ये बॉबी देओल दिख रहा है, बॉबी देओल जी की कहानी है। ये कहानी को जरा कोरिलेट करो, दिमाग पे जोड़ डालो, कहीं न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी हो। कहानी कुछ ऐसी है, ये जो कहानी मैं बताने वाला हूँ, ये सारी कहानियाँ, इनमें से कईयों के पात्र और घटनाएं काल्पनिक हो सकते हैं, उनका वास्तविक जीवन से शायद कोई संबंध ना हो। ओके, सिर्फ समझते जाना। पिक्चर इमेजिन करो कि बॉबी देओल जो है, उनकी एक मूवी आई अपने, ये अपने मूवी का जो है कलेक्शन इन्होंने लिया, उस पर जीएसटी लगता है, वो जीएसटी कलेक्ट किया इन्होंने। धर्मेंद्र ने बोला कि ये जीएसटी जो है डिपार्टमेंट को पे कर देना। अब इधर देखो डिपार्टमेंट यहाँ पे है, बॉबी देओल यहाँ पर है, और ये देखो यहाँ पे खूब सारा पैसा जो जीएसटी का कलेक्ट किया हुआ है। बट बॉबी देओल ने ये पैसा खुद ने रख लिया, अपने पास रख लिया, डिपार्टमेंट को नहीं दिया। टैक्स कलेक्ट किया बट पे नहीं किया डिपार्टमेंट को। 3 महीने हो गए, 3 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। मान लो जुलाई का ट्रांजैक्शन, तो 20 अगस्त तक बॉबी देओल को ये पैसा दे देना था डिपार्टमेंट को। जुलाई में उन्होंने कलेक्ट किया कस्टमर से, तो 20 अगस्त तक पे कर देना चाहिए था, बट 20 अगस्त ड्यू डेट थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 20 नवंबर तक पे नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ये वाली पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। टैक्स कलेक्टेड बट फेल्स टू पे विद इन 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। चुलबुल पांडे का केस लेते हैं। चुलबुल पांडे, सलमान खान, चुलबुल पांडे, इनका एक बीइंग ह्यूमन करके आपने देखा होगा, एक पोर्टल चलता है अभी, ई कॉमर्स में उन्होंने उसको कन्वर्ट किया। ई कॉमर्स पोर्टल, ई कॉमर्स वाले क्या करते हैं, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो ई कॉमर्स वाले टीसीएस कलेक्ट करेंगे। सलमान खान को लगा कि भाई ये भाई है, इनसे पूरी दुनिया डरेगी, बॉलीवुड कांपता है इनके नाम से, तो हम टीसीएस वगैरह कलेक्ट नहीं करेंगे। इन्होंने टीसीएस कलेक्ट ही नहीं किया, इन पे भी पेनल्टी इंपोज कर दी डिपार्टमेंट ने। जीएसटी डिपार्टमेंट किसी से डरता नहीं है भाई होंगे अपने घर में होंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट सबकी धज्जियाँ उड़ा सकता है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 की पेनल्टी इंपोज कर दी उनके ऊपर। ओके ना, तो फेल्स टू डिडक्ट टैक्स और कलेक्ट टैक्स, मतलब टीडीएस या टीसीएस, वो आपने कलेक्ट नहीं किया या कलेक्ट करके पे नहीं किया तो पेनल्टी लग सकती है यहाँ पर। नेक्स्ट, अवेल और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल कर लिया, अंडर कॉन्ट्रावेंशन अवेल कर लिया, सेक्शन 16 के प्रोविजन फॉलो नहीं किए और आईटीसी क्लेम कर लिया आपने, तब पेनल्टी ये वाली लगेगी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके ना, ऑब्टेन रिफंड फ्रॉडुलेंटली। इमरान हाशमी जी का नाम सुना आपने, ये इमरान हाशमी जी, इनकी मूवी के नाम देखना जरा क्या क्या है। अजहर, जिसमें फ्रॉड किया, बराबर। फुटपाथ, उसमें भी गुंडे मवाली बने थे। जन्नत, उसमें भी फ्रॉड वाले काम ही किए थे इन्होंने। वंस अपॉन ए टाइम, उसमें भी फ्रॉड वाले काम किए थे। मतलब इनकी मूवी में इनको रोल ही फ्रॉड वाले दिए जाते हैं, और इन्होंने रियल लाइफ में भी फ्रॉड कर दिया है। इन्होंने क्या किया,
इमरान हाशमी जी ने डिपार्टमेंट को रिफंड एप्लीकेशन दी। ये देखो डिपार्टमेंट ये रिफंड एप्लीकेशन दे रहा है। रिफंड एप्लीकेशन में गलत इन्फॉर्मेशन देख करके, जीरो रेटेड सप्लाई में प्रोविजनल रिफंड होता है ना, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे करके ज़्यादा रिफंड ले लिया इन्होंने, फ्रॉड करके रिफंड ले लिया इन्होंने, फ्रॉड करके रिफंड ले लिया, डॉक्यूमेंट फेक बना दिया और रिफंड ले लिया, फ्रॉड करके रिफंड ले लिया इन्होंने। और फ्रॉड करके जो रिफंड लेते हैं उन पर पेनल्टी ये वाली लगेगी। इनके ऊपर भी सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 की पेनल्टी इम्पोज हुई थी। ओके, ऑब्टेन रिफंड फ्रॉडुलेंटली, टेम्पर्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स विद एन इंटेंशन टू इवेट टैक्स। अब ये भी देखो, बॉलीवुड के एक सितारे हैं, क्या कहना उनका, आपने जावेद अख्तर के सुपुत्र फरहान अख्तर बराबर है। फरहान अख्तर बचपन से टेम्परिंग कर रहे हैं। बचपन में इनके मार्क्स आते थे 0 आउट ऑफ 10। इनको लगता था पिताजी डांटेंगे तो मार्क्स बढ़ा दे, ये टेम्परिंग कर देते थे। सर ये 1 लगा करके 10 कर देते, नहीं, ये 1 लगा करके 0 एक और 0 के आगे लगा देते थे 100। इनको लगता था 10 में से 100 आए तो पापा ज़्यादा खुश होंगे। जावेद अख्तर साहब धुलाई करते थे इनकी। अब यहाँ पे ये टेम्परिंग की आदत है ना इनकी शुरू से ही है, यहाँ पे भी टेम्परिंग नहीं छोड़ा उन्होंने। फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उनकी जो मूवी आती है बराबर, एक मूवी आई थी उनकी भाग मिल्खा भाग, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में टेम्परिंग कर दी जीएसटी की चोरी को लेकर के। और उस वक्त नो डाउट सर्विस टैक्स चला करता था बराबर है, बट केस तो अभी इसी के अंदर चलेगा, यही डिपार्टमेंट हैंडल करेगा वो केस भी बराबर है। तो टेम्पर क्या, फाइनेंशियल रिकॉर्ड टेम्पर करते हो तब पेनल्टी यहीं पे लगती है। अब देखो मैं बॉलीवुड के एक्टर के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने ऐसे फ्रॉड किए हैं जो यहाँ पर टैक्सेबल हो रहे हैं, जिनकी पेनल्टी यहाँ पे लग रही है। अभी देखो गोविंदा को ही ले लो, गोविंदा 2005 में वसई विरार के एमएलए थे, महाराष्ट्र का एक एरिया है उसके एमएलए थे ये बराबर, नहीं सॉरी एमपी, नॉट एमएलए, एमपी थे। उस टाइम पे ये 4 फैक्ट्रियाँ ना, इन 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे। एक भी फैक्ट्री का आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन नहीं है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के सप्लाई हो रही है, चलती है भाई की चलती है। अब इतनी चलती है कि बिना रजिस्ट्रेशन के गुड सप्लाई हो रहा है। एक बार मुझ जैसे आदमी ने इनको बोल दिया भाई साहब मुझे रजिस्ट्रेशन वाला इनवॉइस चाहिए जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा और जीएसटी चार्ज क्या हुआ चाहिए। इन भाई साहब ने किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके इनवॉइस दे दिया मुझे, उनको भी पेनल्टी इधर ही लगेगी। तो गोविंदा के सबसे पहली चीज़ क्या, रजिस्ट्रेशन एक भी फैक्ट्री का नहीं है और दूसरों का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके गुड सप्लाई करते हैं, इन पे भी पेनल्टी यही वाली लगेगी। देखो, फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और फर्निश फॉल्स पर्टिकुलर्स और इशू इनवॉइस यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर पर्सन। ऑब्स्ट्रैक्ट और प्रिवेंट ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। अब इधर देखो, ऋतिक रोशन उड़ रहा पीछे। अब हुआ क्या था, मुझ जैसे ऑफिसर चले गए थे इनके यहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कि राकेश रोशन ऋतिक रोशन के घर पे छापा मारेंगे, जीएसटी का कुछ ना कुछ घोटाला है, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर के उड़ गए। अब कौन उड़ेगा इनकी स्पीड से, ये तो उड़ रहे हैं, अब इनकी रफ्तार से कौन उड़ेगा, हम तो उड़ नहीं सकते हैं। हमारे काम को करने में दिक्कत दे रहे, धमकी दी कि हमारे यहाँ पर जीएसटी के लिए आया ना तो टांगे तोड़ देंगे। अब घबराते हैं भाई, क्रिश है, हवा में उछाल दिया, वापस नीचे आएंगे तो गए तो सिंगल थे, नीचे आने के बाद 3-4 टुकड़े हो जाएंगे, हड्डियों के का सुरमा बन जाएगा, कौन रिस्क लेगा। तो अब यहाँ पे भी 122(1) की पेनल्टी तो हम लगा ही सकते हैं, इनके ऊपर लगा सकते हैं इनके ऊपर। अगर आप किसी भी जीएसटी ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं तो आपके ऊपर भी पेनल्टी 122(1) की लगेगी। ऑब्स्ट्रैक्ट और प्रिवेंट ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। आपने इंद्र कुमार का नाम सुना, जिन्होंने इश्क मूवी बनाई, ये इंद्र कुमार बराबर है, ये इंद्र कुमार है, इश्क मूवी बनाई। इश्क मूवी का बजट क्या था ये आज तक किसी को नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किया। इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किए इश्क के। डिपार्टमेंट वालों को पता ही नहीं लगा, इनकम टैक्स वालों को, कि भाई कितना इनकम टैक्स चार्ज करे, कितना कमाया है। सर्विस टैक्स की तो बात दूर की बात है, मैं तो कह रहा हूँ इनकम टैक्स वालों तक पता नहीं कर पाए उस चीज़ का। अब ऐसे लोगों से बचने के लिए पहले से यहाँ पे एक प्रोविज़न डाल दिया इंद्र कुमार के लिए, समझ लो ये प्रोविज़न डाला है कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो आप पे भी ये वाली पेनल्टी इम्पोज कर देंगे। फेल्स टू मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जॉन अब्राहम, अटैक मूवी आई इनकी, अटैक,
अटैक मूवी का एक किस्सा बताता हूँ। इनके ऊपर एक केस चल रहा था। ये जीएसटी ऑफिसर ने देखो शोकोज नोटिस भेजा इनको, केस पेंडिंग था। जीएसटी ऑफिसर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए इनसे, ये वो डॉक्यूमेंट दे ही नहीं पाए। पता है क्यों? क्योंकि मूवी की शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। जब शूट करके आए खुशी खुशी कह रहे वाह बढ़िया मूवी बनाई है, मूवी हिट हो जाएगी, तो मूवी तो चली नहीं और इनकी भी डिपार्टमेंट के आगे नहीं चली। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन जो मंगवाई गई थी वो सबमिट नहीं की। इन पर डिपार्टमेंट ने 122(1) की पेनल्टी लगा दी जॉन अब्राहम के ऊपर कि भाई ये काम करो, तुम तो मूवी बनाओ, तुम अटैक मूवी बनाओ, तुम इसी लायक हो। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन मांगी वो क्यों नहीं दी टाइम पर? 122(1) की पेनल्टी। फेल्स टू फर्निश इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग थी उस दौरान जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए वो नहीं फाइल किए, गए काम से। ये छोड़ो, कमल हसन साउथ के बहुत बड़े एक्टर, लेजेंडरी एक्टर। इनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। ट्रक दिख रहा है ये कमल हसन का है। ये बाहर पीछे वेयर हाउस दिख रहे हैं 2-3, ये सारे वेयर हाउस कमल हसन के हैं। अब कमल हसन को पता ही नहीं था कि इनके वेयर हाउस में ऐसे गुड्स रखे जा रहे हैं जिन पे जीएसटी की चोरी हो रही है। कमल हसन को ये भी पता नहीं था कि इनके जो ट्रक चल रहे हैं, इन ट्रक में ऐसा गुड जा रहा है जिसके कोई इनवॉइस डॉक्यूमेंट कुछ है ही नहीं, बिना ड्यूटी पे किए बिना टैक्स पे किए गुड्स को ले जा रहे हैं। तो मतलब एक ऐसा गुड्स इन्होंने अपने वेयर हाउस में रख रखा है, या एक ऐसा गुड्स इनके ट्रक में जा रहा है जो कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है। किसके लिए लायबल है? कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है, जिसको कॉन्फिस्केशन में ले लेना चाहिए। तो गुड्स तो कॉन्फिस्केशन में लिया ही जाएगा। इनके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की आपने। या तो आप इन्वॉल्व थे फ्रॉड में, नहीं तो लापरवाही है, तभी पेनल्टी तो लगानी पड़ेगी। सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और स्टोर गुड्स लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन, कमल हसन साहब ने की। फिर एक एक्टर है लालू यादव। हेलो हम ललवा बोला था, लालू यादव जी। सर ये एक्टर, इन्होंने एक मूवी आई थी पद्मश्री लालू प्रसाद यादव। बराबर है। तो पद्मश्री लालू प्रसाद यादव में एक्टिंग भी की थी इन्होंने, इसलिए ये भी एक्टर है। और ये तो वैसे भी एक्टिंग तो अच्छी कर ही लेते हैं। बराबर है। चारा घोटाले के सारे एविडेंस, सारे मटेरियल एविडेंस उनके साथ टेम्परिंग की थी इन्होंने और डिस्ट्रॉय कर दिया था इन्होंने। टेम्परिंग की थी और डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो टेम्पर्स विद और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स। अब जीएसटी में ऐसा ना हो, इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने पहले से ही प्रोविजन डाल दिया। लालू यादव जी से सीखा उन्होंने कि लालू यादव जी से ये सीख लेनी बहुत ज़रूरी है। और ये देखो, ये है अगला एक्टर महेश गौड़, एक नंबर का नौटंकीबाज, एक नंबर का एक्टर। एक बार क्लाइंट आया था महेश गौड़ के पास में, आकर के बोला महेश गौड़ जी, बोले हाँ, बोले महेश गौड़ जी वो ईवे बिल बनाना है। महेश गौड़ ने बोला पैसा दो। क्लाइंट ने बोला अभी तो नहीं, बाद में दे दूंगा। महेश गौड़ ने बोला ठीक है मैं भी बाद में बना दूंगा। बिना ईवे बिल के इसका गुड्स गया क्लाइंट का, ईवे बिल नहीं बनाया, बनने ही नहीं दिया। कैसा इंसान है महेश गौड़, ईवे बिल नहीं बन पाया। क्लाइंट जैसे गुड्स लेकर के जा रहा था, धर लिया डिपार्टमेंट ने 122(1) की पेनल्टी। और एक बार तो महेश गौड़ खुद गुड्स लेकर के जा रहा था, ये महेश गौड़ खुद गुड्स लेकर के जा रहा था और ईवे बिल नहीं बनाया। बोले मेरा डिपार्टमेंट क्या बिगाड़ लेगा, उनको पता होना चाहिए कि मैं जीएसटी का प्रोफेसर हूँ। रोका ट्रक को, बोला ईवे बिल कहाँ है? बोले नहीं है। बोला आजा नीचे आजा, गुड्स को साइड में कर दे, ट्रक को साइड में रख दे। और गुड्स तो गया जो गया, जब्त हुआ जो हुआ। महेश गौड़, उस पर भी पेनल्टी इम्पोज होगी 122(1) की, 122(1) की पेनल्टी। ओके, तो अब जरा देखो हमारी इस टेक्निक में कौन कौन से एक्टर ने क्या क्या किया, जरा देखते हैं। ABCD पढ़ी बचपन से, ABCDEFGHIJKLM। ए का मतलब अमिताभ, बी का मतलब बॉबी देओल। बॉबी देओल का क्या किस्सा था बेटा कि उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया था बट पे नहीं किया था डिपार्टमेंट को, 3 महीने से ऊपर हो गए। धर्मेंद्र ने धुलाई भी की थी, 3 महीने तक धुलाई की थी, बाद में 3 महीने से ऊपर गए, टैक्स कलेक्ट करके पे नहीं किया, पेनल्टी लगेगी। सी से चुलबुल पांडे,
चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे का क्या किस्सा था, ध्यान से सुनना। चुलबुल पांडे का जो यहाँ पे किस्सा था, जो इशू था वो क्या था। चुलबुल पांडे का इशू ये था बेटा कि जो चुलबुल पांडे, उन्होंने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, ई कॉमर्स ऑपरेटर, बीइंग ह्यूमन, याद आ रहा है। तो टीसीएस या टीडीएस कलेक्ट नहीं करना या पे नहीं करना, डी से देवानंद, ये अभी हाल फिलहाल के लिए अमिताभ और देवानंद को बाद में बताऊंगा। इमरान हाशमी, इन्होंने फ्रॉड करके रिफंड लिया था, तो फ्रूडलेंटली रिफंड लेना। फरहान अख्तर, अब देखो इमरान हाशमी क्या फ्रॉड करते थे, फ्रॉड वाली मूवी बनाते हैं, फ्रॉड करके रिफंड लेना, रिफंड मत भूलना, खाली फ्रॉड याद मत रखना, रिफंड, रिफंड याद रखना, रिफंड। फरहान अख्तर बचपन से टेम्परिंग करते आ रहे हैं, तो टेम्परिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। गोविंदा जी से, सब एक्टर के नाम है। गोविंदा, गोविंदा क्या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया एक भी फैक्ट्री का अपनी, भैया किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके गुड सप्लाई कर रहे हैं। ऋतिक रोशन, ऑब्स्ट्रैक्ट, किसी भी जीएसटी ऑफिसर को उनकी ड्यूटी करने से रोकना, फाइल लेकर के भागे, डॉक्यूमेंट लेकर के भागे, धमकियां दी। इंद्र कुमार, इंद्र कुमार का क्या किस्सा था बेटा, इश्क मूवी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना। जॉन अब्राहम, मूवी की शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, इंक्वायरी के लिए जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं सबमिट की, तब उन पे पेनल्टी। कमल हसन, कोई भी ऐसा गुड जो कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है उनको स्टोर करना, अपने ट्रक में ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, उसके लिए पेनल्टी। एल का लालू यादव, लालू जी का क्या किस्सा था, टेम्परिंग और मटेरियल एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देना, या मटेरियल एविडेंस के साथ टेम्परिंग करना या डिस्ट्रॉय कर देना। एम महेश गौड़, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो चाहिए जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो नहीं बनाना, बराबर ई वे बिल वगैरह नहीं बना करके दिया। बच्चे कौन से दो, एक अमिताभ बच्चन जी, एक देवानंद जी। आ जाओ जरा, अमिताभ बच्चन जी का है फेक इनवॉइस इशू करना। ये एक पिक्चर इमेजिन करो, डेयरी मिल्क बेचने के लिए अमिताभ बच्चन जी निकले डेयरी मिल्क बेचने के लिए, और आप पहुंच गए, बोले भाई साहब अमित जी डेयरी मिल्क, इन्होंने आपको डेयरी मिल्क दिया, आपने बोला इनवॉइस, इन्होंने आपके गाल पे धीरे से मारते हुए बोला पागल हो गया, मैं इनवॉइस इशू नहीं करता, और यूं करके आगे निकल गया। पिक्चर इमेजिन करो, इमेजिन करोगे तो याद रहेगा। इन्होंने इनवॉइस इशू नहीं किया, मालूम चला एग्जाम में डेयरी मिल्क याद आ रही है बट क्या केस था ये याद नहीं आ रहा, इनवॉइस इशू नहीं किया। पिक्चर इमेजिन करो, आप इनवॉइस मांग रहे हो, प्लीज इनवॉइस दे दो, 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 मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे इनवॉइस दे दो, प्लीज इनवॉइस दे दो। बट अमित जी बोल रहे नहीं नहीं नहीं, ना 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 रे ना रे ना रे, और इनवॉइस नहीं दिया मुझे, ओके, या फेक इनवॉइस दे दिया, वो पेनल्टी इधर आएगी। देवानंद, देवानंद साहब का आपने एक्टिंग देखी होगी, वो ज़्यादा तो नहीं करते, मेरा नाम देवानंद है, उनका हाथ बार बार यूँ हो जाता है। तो इस पिक्चर को ऐसे इमेजिन करो, उनको क्रेडिट रॉन्गली अवेल करना, क्लेम करना या अंडर कॉन्ट्रावेंशन क्लेम करना। तो देवानंद साहब को क्रेडिट अवेल करने की एंट्री इस पेज पे करनी थी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के 2 पेज होते हैं, तो इस वाले पेज पे एंट्री करनी थी, बट वो आदत से मजबूर, उन्होंने बोला मेरा नाम है देवानंद और मैं यहाँ पे आईटीसी अवेल करूँगा, और एंट्री इस वाले पेज पे होगी, रॉन्गली अवेल हो गया, अंडर कॉन्ट्रावेंशन आईटीसी। पिक्चर इमेजिन करो ये, ओके। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल हो जाना, क्लेम हो जाना। अब आपको ये सारे के सारे ऑफेंस याद रहेंगे बेटा, वापस से खुद देख लो एक बार। अमित जी फेक इनवॉइस या विदाउट इनवॉइस, बॉबी देओल टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड विद इन 3 months, चुलबुल पांडे टीसीएस टीडीएस, देवानंद फ्रूडलेंटली आईटीसी अवेल अंडर कॉन्ट्रावेंशन, इमरान हाशमी ई से इमरान हाशमी का फ्रूडलेंटली रिफंड, फरहान अख्तर टेम्परिंग इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, गोविंदा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या दूसरों का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करना, ऋतिक रोशन ऑब्स्ट्रैक्ट वाला केस,
आई का इंद्र कुमार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना। जॉन अब्राहम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना डिपार्टमेंट को। कमल हसन, कैसे कमल हसन वेयर हाउस में या कैसे गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना जो कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है। नेक्स्ट एल आपके जो है लालू यादव मटेरियल एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, टेम्परिंग करना। और महेश गौड़ ईवे बिल वगैरह नहीं बनाना करना। अब इन सब की पेनल्टी कितनी होगी? अमाउंट ऑफ बेनिफिट, जो भी बेनिफिट मिला है बराबर है, जो भी बेनिफिट मिला है ओके उतना उसका 100% और 10,000 विच एवर इज हायर। मान लो अमित जी ने फेक इनवॉइस किया तो फेक इनवॉइस से कितना फ़ायदा कमाया गया, कितना फ़ायदा उठाया गया, वो अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। चुलबुल पांडे ने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, कितना अमाउंट कलेक्ट नहीं किया और 10,000। इमरान हाशमी ने रिफंड फ्रॉड करके लिया, कितना रिफंड लिया, वो अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। तो अमाउंट ऑफ बेनिफिट 10,000 और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। टैक्स इवेड किया या टीडीएस टीसीएस का जो अमाउंट है, या टैक्स कलेक्ट करके पे नहीं किया या कम पे किया, या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया रॉन्गली, या रिफंड क्लेम फ्रॉडुलेंटली लिया, जो भी अमाउंट है, जो भी केस है, इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट और 10,000 विच एवर इज हायर। ओके, आई थिंक अब 122 सब सेक्शन 1 की पेनल्टी आपको याद रहेगी, पूरे ऑफेंस के साथ में है ना। फेल टू नहीं सॉरी ये अलग है, इस पर भी नहीं आएंगे, हम आते हैं नेक्स्ट इस पर पहले। सेक्शन 122 सब सेक्शन 2, सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 ये क्या है? ये बेटा आपने डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर पढ़ा, उसमें डिमांड पढ़ा था आपने सेक्शन 1 सेक्शन 73 एंड 74 में। ये मिस्टेक का केस था, ये फ्रॉड के केस थे, FC WSP। ये वो वाले केस थे, मिस्टेक और फ्रॉड वाले केस पढ़ा था ये सब। अब इधर देखना किस वजह से होता था ये शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, एरोनियस रिफंड या रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज ITC, उन केसेस में इशू होता था, ये पढ़ा था आपने। फिर यहाँ वहाँ पर आपने सेक्शन 73 74 की पेनल्टी भी पढ़ी थी। अब केस को ज़रा समझना, ये भाई साहब हैं मिस्टर Z, मैं GST ऑफिसर, इन्होंने शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, एरोनियस रिफंड या रॉन्गली अवेल यूटिलाइज ITC का कुछ ना कुछ इशू हुआ इनका, मुझे पता लगा, मैंने इनको क्या कर दिया, शो कॉज नोटिस इशू का 73 74 का। फिर पेनल्टी जो लगेगी वो भी 73 74 वाली लगेगी, जो हमने ऑलरेडी डिमांड एंड रिकवरी में पढ़ा है, डिमांड चैप्टर में। केस नंबर 2, मुझे पता ही नहीं इन्होंने फ्रॉड किया। एक दिन हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन में फ्रॉड पकड़ा गया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और अभी देखो, अभी तक हमने शोकॉज नोटिस इशू नहीं किया 73 74 का, शोकॉज नोटिस इशू नहीं किया। उससे पहले इन्होंने अपनी गलती मान ली कि हाँ सर शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट हुआ, या एरोनियस रिफंड या रॉन्गली अवेल यूटिलाइजेशन ऑफ ITC का केस है, मान लिया इन्होंने। अब हम शोकॉज नोटिस इशू करेंगे ही नहीं, तो ये केस सेक्शन 73 74 में नहीं जाएगा। तो इस पर पेनल्टी 73 74 की नहीं लगेगी, यहाँ पर पेनल्टी अब सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 की लगेगी। और वो पेनल्टी कितनी है, आ जाओ जरा। ये सब चीज़ें अगर मिस्टेक से हुई है तो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, और फ्रॉड से हुई है तब 10,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 की। ये केस है IAS का, IAS सर, IAS यस IAS सर, IAS का मतलब क्या है? I का मतलब इनवॉइस,
सर इनवॉइस का तो हमने 122(1) में पढ़ा ना, अमिताभ बच्चन वाला केस। तो अमित जी वाला केस यही तो था बेटा, वो था इनवॉइस इशू नहीं किया या फेक इनवॉइस इशू किया। लेकिन अगर इनवॉइस प्रॉपर इशू नहीं किया, इशू तो किया, फेक भी नहीं किया, जेन्युइन इनवॉइस इशू किया, राइट है, बट वो प्रॉपर नहीं है। जैसे जीएसटी का अमाउंट अलग से शो नहीं किया, इंक्लूसिव जीएसटी इशू कर दिया, टैक्स इनवॉइस, बराबर है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो जरूरी थी वो मिसिंग है इनवॉइस में, मतलब प्रॉपर इनवॉइस इशू नहीं किया, उसकी पेनल्टी यहाँ पे लगेगी। पहला आई ए का मतलब होता है एड्स और अबेट्स। सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के जो हमने ऑफेंस पढ़े थे, उन ऑफेंस को करने के लिए जो लोग आपकी मदद करते हैं और आपको उकसाते हैं, अरे तू कर, हम है ना, मैं देख लूंगा ना, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, तू कर, मैं कह रहा हूं कर तू। वो जो लोग आपकी हेल्प करते हैं या आपको उकसाते हैं, 122(1) के ऑफेंस, उन लोगों पर यहां पर पेनल्टी लगेगी। एक है एक्वायर, गुड्स और सर्विसेज। एक्वायर या पोजेशन, डील इन गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, या रिसीव और डील विद द सप्लाई ऑफ सर्विस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। कोई भी ऐसी गुड्स और कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें एक्ट के प्रोविजन फॉलो नहीं हुए, वो अगर आप खरीदते हैं तो आप पर ये वाली पेनल्टी लगेगी। एग्जाम्पल से समझना, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, चलो मेरे को ले लो, मैं हूँ एम जी, ये है मिस्टर बी। मैंने इनको गुड्स बेचा 1 लाख रुपए का, जिस पे जीएसटी का अमाउंट आता है 18,000। मैंने इनको इनवॉइस इशू नहीं किया, बिना इनवॉइस के दे रहा हूँ, मेरे पे पेनल्टी 122(1) की लगेगी। कितना? 100% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब 18,000 की पेनल्टी मेरे पे लगेगी, 18,000। और जो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, मतलब सॉरी, जिन लोगों ने मुझसे माल खरीदा, और कौन सा गुड जो अंडर कॉन्ट्रावेंशन है कि मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया फिर भी ये ले रहे हैं, इन लोगों पे पेनल्टी लगेगी 122 सबसेक्शन 3 की। तो मिस्टर बी पर पेनल्टी लगेगी 122 सबसेक्शन 3 की। मैं सर्विस दे रहा हूं बिना इनवॉइस इशू के, और ये सर्विस लेने को तैयार है बिना इनवॉइस के, मेरे पे पेनल्टी 122(1) की, इन पर पेनल्टी 122(3) की लगेगी। एस का सम्मन, डिपार्टमेंट ने सम्मन इशू किया और आप गए ही नहीं वहां पर, सम्मन इशू किया, आपको बुलाया, आप गए नहीं, आप पर पेनल्टी 122(3) की लगेगी। अब क्वेश्चन है कि 122(3) में सर पेनल्टी है कितनी, इसकी पेनल्टी है कितनी? इसकी पेनल्टी है बेटा आपके अप टू 25,000, 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है, 25,000 रुपये तक की। अब मान लो किसी आदमी ने इनवॉइस रॉन्ग बनाए, रॉन्ग इशू किए, प्रॉपर इनवॉइस इशू नहीं किए, और उसने 1 महीने में 100 इनवॉइस इशू कर दिए, 100 इनवॉइस, 100 इनवॉइस, तो मल्टीप्लाई बाय 25,000। अगर ऑफिसर मैक्सिमम 25,000 की पेनल्टी एक इनवॉइस पे लगाता है, तब 25 लाख की पेनल्टी लग जाएगी बेचारा उन पे, तो बैंड बच जाएगी उनकी। तो ये मत समझना सिर्फ 25,000 ही तो है, ये खतरनाक भी साबित होती है पेनल्टी कई बार, ओके ना। तो IAS में सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 की पेनल्टी, आई का मतलब इनवॉइस प्रॉपर इशू नहीं किया, एड्स और अबेट्स जिन्होंने हेल्प की, एक्वायर्ड ऑफ गुड्स और सर्विस अंडर कॉन्ट्रावेंशन, और सम्मन, fails to appear when the summon is issued, or fails to issue invoice in accordance with the provisions, मतलब improper invoice, okay। fails to furnish information statistics। अब क्या होते हैं, गवर्नमेंट को कैसे पता लगता है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपका टर्नओवर भी तगड़ा टर्नओवर है आपका, ये पता कैसे लगता है उनको? मैंने बैंक से 5 लाख कैश विड्रॉ किया, ये इन्फॉर्मेशन बैंक वाले देते हैं गवर्नमेंट को। मैंने 50 लाख की कोई FD करवाई, उसकी इन्फॉर्मेशन भी पहुंच गई गवर्नमेंट को, पता करेंगे महेश गौड़ के पास 50 लाख कहाँ से आया, क्या आपने रिटर्न में इतना दिखाता है, क्या GST के रिटर्न में टर्नओवर उसका इतना है कि उसको इतना प्रॉफिट हो? तो क्या करते हैं गवर्नमेंट ने, इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, सब लोगों को बोल रखा है कि भाई आप लोग अपने अपने स्टैटिस्टिक्स टाइम पर हमको फर्निश करोगे, उनकी डिटेल फर्निश करोगे, उनका डेटा, उनकी इन्फॉर्मेशन दोगे, ताकि हमको पता लगे कि भाई हम क्रॉस वेरीफाई कर सकें कि कौन सा आदमी है जो गड़बड़ घोटाला कर रहा है यहाँ पर। तो उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स फर्निश करने पड़ते हैं। अब इधर देखना, फेल
टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल नहीं किया तो उन पर पेनल्टी लग जाएगी 100 रुपीज़ ईच डे और 5000 विच एवर इज़ लेस। ओके, और अगर फाइन फॉर फेल टू फर्निश स्टेटिस्टिक्स फाइल नहीं किया या फेक इन्फॉर्मेशन फाइल कर दी, फेक इन्फॉर्मेशन, तो 10,000 की पेनल्टी लगेगी। उसके अलावा 100 रुपीज़ पर डे और 25,000 विच एवर इज़ लेस, यहाँ पे भी विच एवर इज़ लेस। ओके, और ये CGST एक्ट की पेनल्टी है बेटा, IGST एक्ट में डबल हो जाएगी इसकी, 200 रुपीज़ पर डे और 50,000 हो जाएगा यहाँ पर। ओके ना, अब बारी आती है जनरल पेनल्टी और पावर टू वेव पेनल्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें सेक्शन 125 और 126। ये क्या बोलते हैं ध्यान से समझना। जनरल पेनल्टी, ये पेनल्टी तब लगती है जब एक्ट के अंदर आप जो ऑफेंस कर रहे हैं वो लिखा हुआ ही नहीं है, तो उस पर जनरल पेनल्टी लग जाएगी। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा ऑफेंस किया जो एक्ट में कहीं पे भी उसकी पेनल्टी नहीं है, कहीं पर भी उसकी पेनल्टी नहीं लिखी हुई, जैसे फेक इनवॉइस इशू किया तो लिखा हुआ है पेनल्टी लगेगी, इनवॉइस इशू नहीं किया तब भी लिखा हुआ पेनल्टी लगेगी, TDS TCS कलेक्ट करके पे नहीं किया तब भी लगेगा, पेनल्टी लगेगी। ये सब ऑफेंस लिखे हुए। बट मान लो कोई ऐसा ऑफेंस हो जाता मुझसे, या ऐसा हो गया कि या इन फ्यूचर में किसी से हो जाएगा, उस ऑफेंस की कोई पेनल्टी ही नहीं है, तब गवर्नमेंट ने बोला भाई हमने पहले से ही सेफ गेम खेला है, उसके लिए भी हमने लिख दिया कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो एक्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, उसकी पेनल्टी कहीं पे भी मेंशन नहीं है, उस पर ये जनरल पेनल्टी लग जाएगी 25,000 रुपये तक की। और 25,000 रुपये तक में से कितनी लगेगी वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, केस की सीवियरिटी को देख करके, मिटिगेशन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। 25,000 लगाए, 20,000 लगाए, 5,000 लगाए, 10,000 लगाए, जो भी लगाना हो, जो भी उनको ठीक लगे, मैक्सिमम में 25,000 तक। एक है सेक्शन 126, जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी, पेनल्टी से रिलेटेड कुछ जनरल डिसिप्लिन। ये क्या बोलते हैं, पेनल्टी शैल नॉट बी इम्पोज्ड फॉर माइनर ब्रीच, माइनर ब्रीच के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अब माइनर ब्रीच होता क्या है, अगर मान लो गलती से कोई टैक्स इवेजन हुआ आपसे जिसका अमाउंट लेस देन 5,000 है, लेस देन 5,000 का मतलब जानते हो, ₹4,999.99, मतलब 5,000 नहीं, 4,999, उसको माइनर ब्रीच बोला जाएगा। उस केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे केस देखना, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, एक है मिस्टर सी। मिस्टर ने टैक्स इवेजन किया 4,000 का, मिस्टर बी ने टैक्स इवेजन किया 4,000 का, मिस्टर सी ने टैक्स इवेजन किया 5,000 का। ये बाई मिस्टेक हुआ, ये लापरवाही से हुआ, ग्रॉसली नेग्लिजेंस या फ्रॉड, जानबूझ करके क्या गया, ये बाय मिस्टेक हुआ, एक और डी है, ये फ्रॉड से किया, ये टैक्स की चोरी है, टैक्स इवेजन बेटा, ये माइनर ब्रीच होगा, इसकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब है तो माइनर ब्रीच, ये भी देखा जाए तो 5,000 से कम ही है, बट ये लापरवाही से किया गया या फ्रॉड करने के इंटेंशन से की गई है, तो इसको माइनर ब्रीच नहीं बोलेंगे, नो माइनर ब्रीच। इस पे पेनल्टी लगेगी आपको क्योंकि ये फ्रॉड है। 5,000 बाई मिस्टेक, 5,000 बाई मिस्टेक आपने पे किया, 5,000 बाई मिस्टेक, ओके, फिर भी नो माइनर ब्रीच, क्योंकि अमाउंट 5,000 है, 5,000 से कम होता तो माइनर ब्रीच होता। और ये भी नो माइनर ब्रीच, खाली माइनर ब्रीच ये एक ही होगा। अब इधर आओ, पेनल्टी शेल नॉट बी इम्पोज्ड फॉर माइनर ब्रीच और मिस्टेक्स मेड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और ग्रॉस नेग्लिजेंस, मतलब बिना ग्रॉस नेग्लिजेंस के हुआ है या बिना फ्रॉड के इंटेंशन से हुआ है। ए ब्रीच शेल बी कंसिडर्ड एज माइनर ब्रीच इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन ₹5,000, 5,000 से कम 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 होना चाहिए, 5,000 से
नाच मेरी रानी वाला डांस नहीं था, ये कम था, कम कम कम, किससे? 5000 से। ओके, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है, ये याद रहना चाहिए। एग्जाम में आएगा तो मेरा नाच क्लिक होगा तब भी याद आ जाए, तब भी बड़ा एहसान होगा मुझ पर। नेक्स्ट, पेनल्टी इम्पोज शेल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस एंड शेल कम्यूसरेट with the degree and severity of the breach. No penalty shall be imposed without giving him an opportunity of being heard. Opportunity of being heard. Okay? मतलब किसी पे भी कोई भी पेनल्टी इंपोज करोगे तो उसको एक हियरिंग का मौका दोगे, बराबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसको शोकॉज नोटिस इशू करोगे। हियरिंग का मौका मतलब शोकॉज नोटिस, और उसमें आपको ये भी बताओ कि किस वजह से ये पेनल्टी इंपोज हो रही है। अगर वो वजह नहीं बताई तो उस नोटिस को चैलेंज किया जा सकता है फिर। ओके, और पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी? जैसे यहाँ पे बोला 25,000 रुपये तक की लगेगी, तो जो भी लगेगी कितनी लगेगी तो वो डिपेंड करता है केस की सीवियरिटी को, सर्कमस्टांसिस को, मिटिगेशन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। चला करके आपने बोल दिया सर गलती हो गई है, अब वो ऑफेंस था, पेनल्टी तो लगेगी, बट आप चला करके एक्सेप्ट करें तो शायद पेनल्टी कम भी हो जाए, मिटिगेशन फैक्टर ध्यान में रखते हुए कम कर दे पेनल्टी। पावर टू वेव पेनल्टी और फी और बोथ, गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 122 वाली, 123, 125 की पेनल्टी वेव कर सकें, या सेक्शन 47 जो हमने पढ़ा था रिटर्न चैप्टर में, उसमें जो फ़ी लगती है वो फ़ी वेव की जा सकती है। ओके, वो वेव करने की पावर है गवर्नमेंट के पास में। नाउ सम अदर प्रोविजंस। ना अब इधर देखो बेटा, डिटेंशन, सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, ये क्या है जरा ध्यान से सुनना। ओके, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस ट्रक में मेरा माल जा रहा है, ट्रक है इसमें मेरा माल जा रहा है, और ये जो केस है ना ये इन ट्रांजिट का, रास्ते में रोक करके चेक किया जाए तो क्या होगा। इस ट्रक से मेरा माल जा रहा है, बराबर है, मैं, मेरी फैक्ट्री, उसमें से गुड्स निकला, अब जाने वाला कहाँ? दिल्ली है, और रास्ते में ये देखो जीएसटी ऑफिसर मिल गया। जीएसटी ऑफिसर ने ट्रक को रोक लिया, बोला बाहर निकलो। बाहर निकाला, मालूम चला कि टैक्स इवेजन हुआ उस पर, इनवॉइस प्रॉपर नहीं बना हुआ है, वैल्यू ज़्यादा है, ट्रक के अंदर गुड्स ज़्यादा रखा हुआ, कम शो किया इनवॉइस के अंदर, या इनवॉइस इशू नहीं किया, बराबर है। अब उस केस में क्या होगा? अब उस केस में मेरे गुड्स को सीज़ कर लिया जाएगा, सीज़ कर लिया जाएगा। अब सीज़ कर लिया जाएगा तो देखो पेनल्टी तो लगनी है जो लगनी है, इनवॉइस इशू नहीं किया मैंने तो नॉर्मल पेनल्टी तो जो लगेगी 122(1) की वो तो लगेगी ही लगेगी, बट गुड सीज भी होगा। सीज से बचाने के लिए मुझे और पेनल्टी देनी पड़ेगी यहाँ पर। वो सेक्शन 129 की पेनल्टी क्या होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, कि सेक्शन 129 में गुड्स को सीज कर लिया गया और उस वक्त उसको कॉन्फिस्केशन में ले रहे थे, कॉन्फिस्केशन में ले रहे थे, तो सीज करने के बाद में आपको नोटिस भेजते हैं कि हम इसको कॉन्फिस्केशन में क्यों ना लें, तो उसी वक्त आप पहले ही पेनल्टी दे करके उस गुड्स को छुड़ा सकते हो। वो पेनल्टी क्या है और कितनी लगेगी, अब इधर देखना, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैं, ये ट्रक जिससे गुड्स जा रहा था, ये गुड्स ना, ये जीएसटी ऑफिसर, ये ट्रक ड्राइवर ना, ट्रक को रोक लिया गया, ट्रक में जो गुड्स है उसकी वैल्यू है 10 लाख। कितनी वैल्यू? 10 लाख ना। अब इधर देखना, जैसे ही मेरे ट्रक को रोका जीएसटी ऑफिसर ने, मुझे इंटीमेशन आई कि भाई आपके गुड्स, आपके ट्रक को रोक लिया गया है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला मैं चला करके जाऊं ऑफिसर के पास, कम फॉरवर्ड, दूसरा बुलाने पे भी नहीं जाऊं। पहला तो मैं चला करके चला गया जीएसटी ऑफिसर के पास, जीएसटी ऑफिसर को जाके भाई साहब क्या हो गया, आपने ट्रक रोक लिया, अपना ही ट्रक है ये तो। ऑफिसर ने बोला अपना किसका? मेरा है, बेच दूं फिर मैं इसको? मैंने कहा नहीं नहीं आपका नहीं, मतलब
मेरा ट्रक है, मेरा ही माल जा रहा था। वो क्या है कि ये ड्राइवर नया नया है, इसको पता नहीं था, इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के नहीं आया। सर प्लीज़ मेरा गुड्स छोड़ दीजिए सर, प्लीज़ रहम करिए सर प्लीज़। जीएसटी ऑफिसर ने बोला तुम चला करके आए हो, जैसे तुमको पता लगा तुम भागे भागे आ गए। मैं खुश हुआ, बट पेनल्टी तो लगेगी गौड साहब। मैंने कहा कितनी लगेगी यहाँ पर? बोले सेक्शन 129 एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, और तुमको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तुम्हारा गुड्स टैक्सेबल गुड्स है? मैंने कहा यस। तो बोले उस पर टैक्स कितना लगेगा? अमाउंट ऑफ टैक्स। मैंने कहा जी रेट है @ 18%, 18%। बोले तो 18% की ही पेनल्टी लगा दो, 10 लाख। पेनल्टी कितनी आ गई? 1,80,000। 100% ऑफ टैक्स अमाउंट, 100% ऑफ टैक्स अमाउंट, ये पेनल्टी लगेगी। मैंने कहा जी सर अभी अभी मेरी बात हुई है, मुझे पता लगा जो गुड्स जा रहा है वो तो एग्जम्प्ट है, गुड्स एग्जम्प्ट है सर, टैक्स लग ही नहीं सकता उस पर, वो तो एग्जम्प्टेड सप्लाई है। बोला अच्छा एग्जम्प्टेड सप्लाई है क्या? मैंने कहा यस सर। मैंने कहा तो सर एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो फिर 0% हो गया है, तो 0% ऑफ 10 लाख तो 0 ही हो गया सर। बोले गॉड साहब दिमाग मत चलाओ उतना ज़्यादा, एग्जाम सप्लाई है ना। मैंने कहा बोले तो उस केस में भी पेनल्टी तो लगाएंगे हम, क्यों डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं थे, उसको सीज किया हमने। 2% ऑफ वैल्यू का 2% और 25,000 विच एवर इज लेस, इतना पे कर दो। अब वैल्यू कितनी है? 10 लाख, उसका 2% कितना आ जाएगा बेटा? 20,000, और 25,000 विच एवर इज लेस 20,000। हाँ इधर any person transport any goods while they are in transit in contravention of the provision of this act, then all such goods and conveyance used shall be liable to detention or seizure। वो लाइबल होंगे डिटेन करने के लिए या सीज करने के लिए। ओके, द डिटेंशन और सीज गुड्स और कन्वेंस शैल बी रिलीज, वो छोड़ दिया जाएगा। अब उसको छोड़ने के लिए ये पेनल्टी है। देखो मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया और मेरा माल इस ट्रक में जा रहा है, तो मुझे 122(1) की पेनल्टी भी लगेगी, और इस गुड्स को सीज किया, इसको छुड़ाने के लिए मुझे और पेनल्टी देनी पड़ेगी 129 की। वो कितनी होगी? व्हेन दी ऑनर ऑफ गुड्स एक्सेप्ट द लायबिलिटी, मतलब ऑनर कम फॉरवर्ड, चला करके आया, पेमेंट ऑफ टैक्स पे करे, पेनल्टी पे करे, कितनी? इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स पेबल, 100% ऑफ टैक्स पेबल। इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। अब इधर देखना नेक्स्ट केस। मैं चला करके गया नहीं, मैंने जैसे मुझे बोला, मेरे को आया भाई कि भाई आपका गुड्स हमने सीज़ किया है, इसको कॉन्फिस्केशन में क्यों ना ले। मैंने कहा किसकी हिम्मत होगी मेरा गुड्स सीज़ करने की? मैंने ट्रक ड्राइवर को बोला उसको फ़ोन दे, उसको बोल यहाँ पे रहना नहीं रहना के तबादला करवा दूँ, जानता नहीं है क्या मुझे? फ़ोन दिया मैंने ट्रक ड्राइवर ने ऑफिसर को। मैंने कहा जानता मैं कौन हूँ? ऑफिसर बोला कौन हो भाई साहब आप? मैंने कहा तूने मेरा नाम नहीं सुना कभी? बोले क्या नाम है? मैंने कहा महेश गौड़। बोले सुना है। मैंने कहा तो फिर? बोले नहीं अभी आपके मुंह से ही सुना है मैंने ये। मैंने कहा देखो तुम पंगा ले रहे हो मुझसे, ट्रांसफ़र करवा दूंगा। बोले करवा दो, वैसे भी मैं यहाँ पे पछता ही रहा हूँ। मैंने कहा यार ये आदमी तो मान ही नहीं रहा है। मैंने कहा देखो मेरे ट्रक को छोड़ देना। बोले छोड़ने को मैं तैयार हूँ, आप आकर के जो पेनल्टी वो पे कर दो। अब यहाँ पर मैं गया ही नहीं, एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। पेनल्टी कितनी? अब देखना यहाँ पर पेनल्टी लगेगी, टैक्सेबल सप्लाई है तो टैक्सेबल सप्लाई में पेनल्टी कितनी लग जाएगी? 50%। सर 50% ऑफ टैक्स अमाउंट, ये तो कम है। इधर तो 100% लग रही थी, 100% ऑफ टैक्स अमाउंट। बेटा मैंने बोला टैक्स अमाउंट का 50%, सुन तो लो पूरा। 50% ऑफ वैल्यू माइनस टैक्स पेड। अगर कोई टैक्स पे कर दिया तो उतना माइनस कर देना।
जैसे मान लीजिए 50% ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया, 50% ऑफ 10 लैक्स, 10 लैक्स का गुड्स था मतलब 5 लैक्स, माइनस मान लीजिए टैक्स मैं पे कर चुका हूँ, कुछ और इशू की वजह से रोक लिया गया था ट्रक को, तो जितना टैक्स पे किया उतना माइनस हो जाएगा। मान लो 1.8 लैक्स पे कर दिया तो 1.8 लैक्स माइनस हो जाएगा, 1 लाख पे किया तो 1 लाख माइनस हो जाएगा। जो भी टैक्स पे कर चुका हूँ उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा इसमें से। अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस। इसका मतलब 50,000, 5% ऑफ वैल्यू मतलब 5% ऑफ 10 लैक्स, 50,000 और 25,000 विच एवर इज लेस 25,000, 25,000। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? When the owner does not accept the liability, owner does not come forward. Payment of tax penalty equal to 50% of value of goods reduced by the amount of tax paid. Exempted goods है तो 5% of the value or 25,000 whichever is less. Whichever is less. ओके। तीसरा केस और भी है इस गुड्स को छुड़वाने का। फर्निश सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट पेबल ए और बी। ए और बी में जो पेनल्टी लगने वाली है उसके बराबर की सिक्योरिटी दे दो और गुड छुड़ा करके ले जाऊँ एक बार के लिए, तो एक बार के लिए मैं गुड छुड़ा करके ले जा सकता हूँ। यहाँ पर सर्विस एक ऑर्डर जो है डिटेंशन और सीजर के लिए एक ऑर्डर इशू करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू ए नोटिस स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी पेबल आफ्टर गिविंग कंसर्न पर्सन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक नोटिस इशू करेंगे कि भाई आपको इतनी पेनल्टी पे करनी है, फिर मैं वो पेनल्टी पे करूँगा। पेमेंट ऑफ द अमाउंट स्टेटेड इन नोटिस, जैसे मैंने पे कर दिया उसके बाद वो प्रोसीजर कंक्लूड हो जाएगा। इफ़ द ओनर और ट्रांसपोर्टर फेल्स टू पे द टैक्स एंड पेनल्टी विद इन 14 days फर्दर प्रोसीडिंग शेल बी इनिशिएटेड। अगर मैंने 14 दिन के अंदर ये पेमेंट नहीं किया तो मेरे खिलाफ फिर एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उन सब के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार कुछ पास्ट एग्जाम्स के, ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं ना बेटा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। जो अब तक पढ़ा उनके कुछ क्वेश्चंस कर लें। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी कवर हो ही जाएगा। ओके चलो। Mr. Pankaj, a unregistered person under GST, purchased the goods supplied by Mr. Raman, who is a registered person, without receiving a tax invoice from Mr. Raman, and thus help in the tax evasion by Mr. Raman. Okay, एक Mr. Pankaj है, एक रमन है। रमन, पंकज, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, इन्होंने इनको गुड सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस। सप्लायर, ये रिसिपिएंट। ओके, अब बताओ क्या होगा। व्हाट डिसिप्लिनरी एक्शन में बी टेकन बाय द टैक्स अथॉरिटीज टू कर्ब सच टाइप ऑफ केसेस एंड ऑन होम। इसके ऊपर सेक्शन 100 सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 की पेनल्टी लगेगी, जो 100% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर होगी। और पंकज के ऊपर पेनल्टी लगेगी 122 सब सेक्शन 3 की अप टू 25,000 रुपीज़ तक, क्योंकि इन्होंने एक्वायर किया ऐसा गुड्स जो कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है, जो अंडर कॉन्ट्रावेंशन है, जो अंडर कॉन्ट्रावेंशन है। इम्प्रिजनमेंट का भी आपको मैंने करवाया नहीं तो इसको अभी नहीं देखेंगे, आगे मैं करवाऊंगा उसके बाद देखेंगे। चलो, ये भी सेम ही है जो अभी हमने किया, वैसा ही क्वेश्चन है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है।
त्रिपाठी रजिस्टर्ड अंडर द CGST एक्ट 2017, ये मिस्टर त्रिपाठी है जो GST में रजिस्टर्ड है, ओके, हैज़ मेड ए ब्रीच इन पेमेंट ऑफ टैक्स अमाउंटिंग टू ₹6,100 का इन्होंने कुछ टैक्स इवेजन किया, कुछ ब्रीच किया. Assessing authority has imposed a penalty as per the law applicable to the breach. Invoking the provision of section 126, Tripathi argue that it is a minor breach and therefore no penalty is impossible. त्रिपाठी जी का कहना है ये तो माइनर ब्रीच है, इस पर तो पेनल्टी इम्पोज ही नहीं होगी. अब आप बताओ पेनल्टी इम्पोज होगी या नहीं होगी. क्या ये माइनर ब्रीच है? माइनर ब्रीच के लिए अमाउंट कितना होना चाहिए? लेस देन 5,000. ये कितना है? 6,100. नो माइनर ब्रीच. त्रिपाठी जी झूठ नहीं. ओके, नेक्स्ट आता है इन अनदर इंस्टांस. दूसरा केस ले लेते हैं. त्रिपाठी हैज ओमिटेड सर्टेन डिटेल्स इन डॉक्यूमेंटेशन दैट इज नॉट इजीली रेक्टिफाइबल. दिस इज occurred due to the gross negligence of his accountant and he makes the plea that he was unaware of it and therefore no penalty should be levied. अब त्रिपाठी जी का क्या कहना है? देखो जी गड़बड़ तो हुई है, मैं मानता हूँ कुछ ऐसी एरर हो गई है जो रेक्टिफाई नहीं की जा सकती और वो भी किसने की है? मेरे अकाउंटेंट ने की, मैंने नहीं की, तो मेरे पे पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए. अरे भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपके हैं, अकाउंटेंट तो आपका एम्प्लॉई है, पगार तो उसको आप देते हो, आप जानो, हम तो आपको पकड़ेंगे, हम तो आप पे पेनल्टी लगाएंगे, हम अकाउंटेंट पे नहीं लगाएंगे. आपने अकाउंटेंट से काम क्यों करवाया ऐसे अकाउंटेंट से? वो आपकी गलती है, हमारी नहीं है, तो यहाँ पे पेनल्टी लगेगी. नेक्स्ट, त्रिपाठी वॉलंटरली राइट्स accepting a major procedural lapse from his side and request the officer to condone the lapse as the loss caused to revenue was not significant. अब त्रिपाठी जी क्या बोल रहे हैं कि देखो जी मुझसे कुछ गड़बड़ तो ये बराबर है, कुछ प्रोसीजरल लैप्स हुआ है मुझसे, मैंने कुछ प्रोसीजर फॉलो नहीं किए हैं, तो उससे डिपार्टमेंट को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, तो मेरे पे आप पेनल्टी इम्पोज ना कीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए. मैं चला करके आपको बता रहा हूँ ये बात, इसलिए इन्होंने चला करके डिपार्टमेंट को बताई, मैं डिपार्टमेंट उन्होंने चला करके मुझे ये बात बताई कि प्रोसीजरल लैप्स हुआ इनसे और उससे हमारे को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है, तो मैं इनकी पेनल्टी माफ़ कर दूँ. ना मुन्ना ना, ये हम डिसाइड करेंगे हमको लॉस हो रहा नहीं हो रहा है, और हम डिसाइड करेंगे कि पेनल्टी कितनी लगानी चाहिए. हाँ, मिटिगेशन फैक्टर है, कोई खास नुकसान नहीं है, चला करके आपने बोला था, हम इसको एज ए मिटिगेशन फैक्टर लेंगे, कोशिश करेंगे कि पेनल्टी कम लगाई जा सके अगर हमारे को नुकसान कम हो रहा है तो. बराबर है. ऑल्सो ए लैप्स ऑफ द पार्ट ऑफ द त्रिपाठी इज नो स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोविजन अंडर द CGST 2017. ये बोल रहे जो लैप्स हुआ उसकी तो कोई पेनल्टी भी नहीं है एक्ट के अंदर, तो आप पेनल्टी लगाओगे कैसे? कोई ऑफेंस में कहीं पे कवर ही नहीं किया उसको, तो जनरल पेनल्टी लग जाएगी 125 वाली, सेक्शन 125 अप टू 25,000. ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट दैट नो पेनल्टी शुड बी लेविड विदाउट स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर द एक्ट. Discuss what action may be taken by the assessing authority under law for each of the above breaches. ठीक है. ये माइनर ब्रीच का केस है जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया बेटा. नाउ इधर देखो, XYZ कैरीज गुड्स फ्रॉम वडोदरा टू पुणे. वडोदरा से पुणे माल लेकर के जा रहे थे XYZ. The value of goods is ₹80,000 which are chargeable to tax at the rate of 18%. IGST in transit, proper officer intercepted the same under section 68 of CGST Act and found contravention. गुड्स इन ट्रांजिट था, अंडर सेक्शन 68 क्या होता है? गुड्स इन ट्रांजिट होता है तो रास्ते में रोक करके चेक करना, चेक किया और कॉन्ट्रावेंशन मिला. कैलकुलेट द पेनल्टी पेबल अंडर सेक्शन 129 ऑफ CGST Act 2017 इफ XYZ कम्स फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी. चलो बेटा आ जाओ इधर, ध्यान से सुनो. चला करके खुद आया पर्सन, तो 80,000 का वैल्यू था गुड्स का, उस पर 18% की पेनल्टी लगती, उसके 18% का टैक्स लगता. वो टैक्स कितना होगा ज़रा देखो, 14,400. इतने अमाउंट की पेनल्टी लगा दी जाएगी, इतने अमाउंट की पेनल्टी लगा दी जाएगी. ओके, समझ में आया? इफ़ XYZ डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी. अब देखो बेटा, ये जो पेनल्टी ना ये CGST एक्ट की है, CGST एक्ट के अकॉर्डिंग बताइए मैंने. ओके, अब 18% लगाया है तो इसको यूँ किया जा सकता है. देखो ये ऐसे आएगा, ये होती कैसे मैं बताता हूँ. यहाँ पे भी कई बार इंस्टीट्यूट भी ना गलत चीज़ें पूछ लेता है,
और गलत तरीके से क्वेश्चन फ्रेम भी हो जाता कई बार, और कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। CGST एक्ट को ध्यान में रख करके निकालूँ तो 9% ऑफ 80,000 होगा 7,200 ओके। और अगर IGST को ध्यान में रख करके निकालूँ तो 18% ऑफ 80,000 14,400। ये IGST एक्ट का केस था, इसलिए IGST को ध्यान में रख करके निकाला गया। ओके, अब आगे आ जाओ थोड़ा सा। ये बोलता है XYZ डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। अगर XYZ आते ही नहीं चला करके, तब क्या होता? तब 50% ऑफ वैल्यू 50% ऑफ वैल्यू लिया जाता माइनस टैक्स पेड। ओके, ये CGST एक्ट के हिसाब से कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर? 40,000 50% ऑफ वैल्यू माइनस 7,200 जो टैक्स पे किया आपने। टैक्स पे तो करोगे, टैक्स पे किया तो माइनस कर दो, नहीं पे किया तो नोट लिख देना हमने प्रिज्यूम किया टैक्स पे ही नहीं किया तो माइनस मत करना। तो 40,000 माइनस 7,200 32,800। बट यहाँ पे IGST का केस है, IGST के हिसाब से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? डबल हो जाएगा 80,000 माइनस 14,400 भाई 50% ऑफ वैल्यू CGST एक्ट में, तो IGST में 100% ऑफ वैल्यू हो जाएगा और टैक्स का अमाउंट भी डबल हो गया तो कितना आ जाएगा? 65,600 ओके, समझ में आया? अब कई लोगों ने जब ये क्वेश्चन आया तो इसका ऐसे भी आंसर निकाल दिया था। कैसे? कि भाई 50% ऑफ वैल्यू हमको बोला गया तो 50% ऑफ वैल्यू हम लेंगे 40,000 माइनस टैक्स पेड 18,000, टैक्स पूरा माइनस किया 18,000 बराबर है, और आ गया 22,000। उस टाइम पर इसको भी ग्रेस मार्क्स मिले थे, बट ये नहीं करना अपन को, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। जब कुछ भी नहीं दिया तो IGST मान लेने का। अब यहाँ पे तो बोला उन्होंने IGST 14,400 65,600। इधर नोट में देखो क्या लिखा है, इन द अबव आंसर द पेनल्टी पेबल हैज़ बिन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ IGST एक्ट as tax chargeable on the goods is IGST. However, the question can also answer on the basis of provision of section 129 of CGST Act. एक और आ जाओ। From the following details, calculate the amount to be paid for release of the goods detained or seized under section 129 of CGST Act if owner of the goods does not come forward. Okay. अब इन्होंने क्या पूछा? पेनल्टी नहीं पूछी 129 की, इन्होंने पूछा कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड, जो भी अमाउंट पे करोगे आप किसको? डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट को तो हमको देखो क्या क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स भी पे करना पड़ेगा और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, दोनों देनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी बोलता तो सिर्फ पेनल्टी निकालते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर पेनल्टी कितनी आएगी पहले वो देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स है 30,000, उसका 50% कितना आ जाएगा? 15 lakhs। GST ऑलरेडी पेड ऑन सच गुड्स 3,60,000, तो 15 lakhs माइनस 3,60,000। अब ये नहीं दिया कि ये GST CGST SGST है या IGST है, तो हम CGST मान करके चल रहे हैं। इतना जो है ऑलरेडी पे कर दिया, वो माइनस कर दिया, बट पे कितना करना था? 5,40,000 प्लस 5,40,000। ये 5,40,000 क्यों मैंने ऐड किया बेटा? क्योंकि मुझे टोटल अमाउंट निकालना है, टैक्स और पेनल्टी का टोटल निकालना है जो अमाउंट पे कर रहा है। तो 15 लाख तो मैं से 3,60,000 माइनस करूँगा तब तो आ जाएगी क्या? पेनल्टी आ जाएगी, बट बाकी का टैक्स भी तो उतना पे करना पड़ेगा मुझे। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा? तो 15 lakhs माइनस 3,60,000 प्लस 5,40,000 16,80,000। अगर ये बोलता सिर्फ पेनल्टी निकालो तो 15 lakhs माइनस 3,60,000 बस वो पेनल्टी आती है। ओके,
अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर ना। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 130 की तरफ। 130 क्या बोलता है? कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। ये बोलता है भाई गुड्स जो है वो या कोई भी व्हीकल्स उसको कॉन्फिस्केशन में ले लिया। अब देखो ऊपर हमने पढ़ा सीज किया। सीज में तो क्या होता है कि भाई आप पेनल्टी पे कर दो, छोड़ देंगे। आप पेनल्टी वगैरह पे करने के लिए नहीं आए तो उसको फिर कॉन्फिस्केशन में ले लेंगे। और कॉन्फिस्केशन का मतलब क्या होता है? फिर पूरा गुड्स सरकार का है, डिपार्टमेंट का ही है। फिर डिपार्टमेंट उसको ऑक्शन में बेचेगा, जो भी पैसा होगा पूरा का पूरा गवर्नमेंट खुद के पास में रखेगी, आपको एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगी, फूटी कोड़ी भी नहीं देगी। और बाकी की पेनल्टी और लगनी है वो अलग 122(1) वगैरह की। तब यहाँ पर कॉन्फिस्केशन में कब लेती है सरकार वो देखना है। और कॉन्फिस्केशन में जरूरी नहीं कि गुड्स इन ट्रांजिट हो तो ही लिया जाए। आपके गोडाउन में कुछ गुड्स रखा हुआ है जिसमें आपने टैक्स की चोरी की है, फेक इनवॉइस इशू कर बिना इनवॉइस के आपने माल खरीदा, वहीं से कॉन्फिस्केशन में ले लेंगे। पूरा गुड सरकार ले जाएगी, फिर पूरा का पूरा गुड सरकार का है। आपको छुड़ाना है तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी बराबर। उसको बोलते हैं रिडम्पशन फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन। वो आपको पे करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका माल वापस दिया जाएगा बराबर है। तो वो क्या है और किन केसेस में कॉन्फिस्केशन में लेते हैं उनको जरा डिस्कस करते हैं। आओ इधर। स्पेसिफाइड कॉन्ट्रावेंशन इफ एनी पर्सन सप्लाई और रिसीव गुड्स कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। जो सप्लाई कर रहे हैं और जो गुड्स ले रहे हैं। तो अब इधर देखो, मैं अगर इनको माल बेच रहा हूँ अंडर कॉन्ट्रावेंशन तो मेरे लिए 122(1) की पेनल्टी लग सकती है, इनके लिए 122(3) की पेनल्टी लग सकती है। वो तो लगेगी। उस गुड्स को भी जब्त कर लिया जाएगा बराबर। अब इन ट्रांजिट जब्त करता तब तो ऊपर हमने पढ़ा था क्या कर सकते हैं। बट मान लो मैंने इनको माल बेच दिया, इनके गोडाउन से जब्त कर लिया, मतलब कॉन्फिस्केशन में ले लिया, या इनके गोडाउन से सीज कर लिया उसको, या मेरे गोडाउन से सीज कर लिया गया यहाँ से कि मैंने बिना ड्यूटी पे किए बिना टैक्स पे किए उस गुड्स को रखा अपने पास और सीज कर लिया गया। करने के बाद में उस गुड्स को कॉन्फिस्केशन में ले लेंगे वो। मैं बोलूँगा भाई साहब कॉन्फिस्केशन में मत लो यार, बर्बाद हो जाऊँगा। नहीं तो ये भाई साहब देखो, ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, समझने में ईजी रहेगा। मान लो ये टॉयज़ बनाने वाली कंपनी है, ये टॉयज़ बनाती है, मैं प्लास्टिक बेचता हूँ इनको जिससे ये टॉयज़ बनाएंगे। ये प्लास्टिक मैंने इनको बेचा विदाउट इनवॉइस। मेरे यहाँ पे पेनल्टी लगी 122(1) की, इनके यहाँ पे पेनल्टी लगी 122(3) की। पेनल्टी के बाद में अब इस गुड्स को भी कॉन्फिस्केशन में लेंगे, पूरा प्लास्टिक कॉन्फिस्केशन में ले लिया। अब कॉन्फिस्केशन में ले लेंगे तो पूरा प्लास्टिक सरकार का हो गया। ये भाई साहब तो टॉयज़ बना ही नहीं पाएंगे। अब इतना जल्दी रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? इनके पास कुछ ऑर्डर पड़ा है पुराना टॉयज़ बनाने का, जो इनको फटाफट एग्जीक्यूट करना है और टॉयज़ को बेचना है किसी को। किसी से ऑर्डर ले रखा है, कमिटमेंट किया हुआ था, डेट नज़दीक आ गई है, अब ऑर्डर पूरा कैसे करेंगे? मटेरियल तो है ही नहीं, मटेरियल तो जब्त कर लिया सरकार ने, डिपार्टमेंट ने ले लिया, बोला हम तो इसको कॉन्फिस्केशन में लेंगे। अब कॉन्फिस्केशन में लेंगे तो पूरा मटेरियल अब किसके पास में रहेगा? सरकार के पास में। अब इनको तो नया मटेरियल ढूंढना पड़ेगा, पहले ढूंढो, खरीदो, फिर उस पर GST पे करो इज्जत से, फिर उससे टॉयज़ बनाओ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, यूँ बोलते हैं कि आप इसको कॉन्फिस्केशन में ना लें, हम इसके बदले आपको रिडम्पशन फाइन दे देते, एक्स्ट्रा फाइन दे देते, प्लीज़ गुड्स को कॉन्फिस्केशन से छोड़ दिया जाए। ओके, तो वो रिडम्पशन फाइन क्या होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। किन किन केसेस में कॉन्फिस्केशन में लिया जा सकता है? तो पहला है सप्लाई और रिसीव गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट डज नॉट अकाउंट ऑफ फॉर एनी गुड्स ऑन विच ही इज़ लाइबल टू पे टैक्स। रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं गुड्स के। सप्लाई एनी गुड्स विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, गोविंदा वाला केस। कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन विद एन इंटेंशन टू इवेट टैक्स, टैक्स की चोरी की इंटेंशन से कॉन्ट्रावेंशन में लिया केस को। यूज एनी कन्वेंस एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन विदाउट द नॉलेज ऑफ द ओनर हिमसेल्फ। ऑनर की नॉलेज के बिना भी अगर आपने उनका ट्रक वगैरह लिया तो उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। मतलब ट्रक भी जाएगा, गुड्स भी गया, ट्रक भी गया। यहाँ पर अगर ट्रक से माल जा रहा है बराबर तो ट्रक भी कब्जा में ले लेंगे वो लोग। ओके, देन ऑल सच गुड्स और कन्वेंस शेल बी लाइबल टू कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी। रिडम्पशन फाइन आपको देना पड़ेगा। तो रिडम्पशन फाइन मैक्सिमम कितना होगा? अब इधर देखना, ये मिस्टर बी, वही टॉयज़ वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो मिस्टर बी है ये सरकार को बोलते प्लीज़ मेरा माल छोड़ दीजिए, सरकार बोलती रिडम्पशन फाइन दे। अब इधर देखना, ये ए, ये बी, ए की जगह MG लिख देता हूँ मैं, MG। मैंने इनको सप्लाई किया अंडर कॉन्ट्रावेंशन, मेरे पे पेनल्टी लगेगी 122(1) की,
इन पे पेनल्टी लगेगी 122,3 की, ये तो होगी पेनल्टी। अब इनके कब्जे में वो गुड्स है जो है उसकी कीमत है 10 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 10 लाख। गवर्नमेंट इनके यहाँ से कॉन्फिस्केशन में ले लेगी इसको। ये बोलेंगे प्लीज़ माल छोड़ दिया जाए मेरा, गवर्नमेंट बोलती सॉरी बॉस अब ये कॉन्फिस्केशन में गया आपका माल, तो बोले कॉन्फिस्केशन में मत लीजिए, मैं आपको रिडम्पशन फ़ाइन पे कर देता हूँ। ये बोलते कर दो, तो अब ये भी रिडम्पशन फ़ाइन पे करेगा। कितना रिडम्पशन फ़ाइन पे करेगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम नहीं बोला, मैक्सिमम 10 लाख जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, माइनस टैक्स पेड, जितना टैक्स पे कर दिया उतना मैक्सिमम, उतना मैक्सिमम, तो 10 लाख माइनस टैक्स पेड, 10 लाख माइनस टैक्स पेड, उतना मैक्सिमम रिडम्पशन फाइन पे करना पड़ सकता है। रीज़न क्या है, सरकार पता है क्या बोलेगी मिस्टर बी को, देख भाई मिस्टर बी, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, तू नया माल खरीदेगा तभी तुझे 10 लाख का खर्चा तो होगा, और हम इसको ऑक्शन में बेचेंगे तभी 10 लाख तुमको मिलेगा, कम से कम इतना तो हम ले सकते हैं, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो हम ले सकते हैं, बट हम इतना नहीं लेंगे। जनरली गवर्नमेंट इतना नहीं लेती है, कम ही लेती है, बट मैक्सिमम है, मैक्सिमम कि फेयर मार्केट वैल्यू तक तो ले सकती है। फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा लेगी तो मिस्टर बी क्या बोलेगा, एक काम करो तुम ही रख लो माल, मैं मार्केट से दूसरा खरीद लूँगा, वो सस्ता पड़ेगा मेरे लिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं ले सकती यहाँ पर। ओके, दूसरा, अब मान लो ट्रक जो था, ट्रक भी पकड़ा गया साथ में, मान लो रास्ते में एक गुड्स लेकर के जा रहा था, रोक लिया, सीज कर रहे थे, अब माल मेरे यहाँ से निकला और ये लेकर के जा रहा था ट्रक, ये किसी का लेकर के आए थे, जैसे मान लो मिस्टर जेड है, जीटी है, उसका ट्रक लेकर के आए थे, ये बोले जीटी चल महेशगढ़ से माल लेकर के आते हैं, मैंने बिना इन्वॉइस के इनको माल दिया, अब मेरे को तो पेनल्टी लगे 122(1) की, इनको लगे 122(3) की, और यहाँ पर ट्रक को सीज़ कर लिया, 129 वाली पेनल्टी लगनी चाहिए थी, बट ये लोग कोई गए ही नहीं, बुलाया इनको, नोटिस वगैरह भेजा गया ही नहीं, तो 130 कॉन्फिस्केशन में ले लेंगे अब केस को, 130 कॉन्फिस्केशन में ले लिया। अब इनकी आँख खुली कि अरे बर्बाद हो जाएंगे, ये मिस्टर बी ने मुझे बोला महेशगढ़ देखो तुम्हारा माल जब्त कर लिया, मैंने कहा मेरा माल नहीं है, तुम आए मेरे पास में, मैंने तुमको दे दिया था गुड्स, लेकर के तुम गए हो, अब तुम जानो, अब मालिक तुम हो, मैं डिलीवरी दे चुका हूँ तुम्हारे को, तो अब यहाँ पे मैं नहीं फंसूंगा। अब फंसेगा कौन, मिस्टर बी, मिस्टर बी जो है वो फंस गया। अगर मान लो मैंने डोर डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट किया होता, मैंने मिस्टर बी को बोला होता तुम्हारी फैक्ट्री तक डिलीवरी देंगे, तो मैं फंसता, मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट ही नहीं किया। मिस्टर बी मुंबई आया, मुझसे माल लेकर के गया, खुद का ही ट्रक लेकर के आया था, जो किसका था, जेड का था, और पकड़ा गया, यहाँ पर रास्ते में पकड़ा गया। अब जेड ने बोला मिस्टर बी को यार क्या करें, मिस्टर बी ने बोला भाई देख मैंने तो रिडम्पशन फाइन पे कर दिया, ट्रक तेरा है तू छुड़ा। ट्रक को छुड़ाने के लिए कितना फ़ाइन लगेगा, ट्रक को छुड़ाने के लिए फ़ाइन लगेगा, अब यहाँ पर जो ट्रक में गुड्स रखा हुआ था उसकी वैल्यू कितनी थी, बोले 10 लाख, बोले उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, मान लो 18% का टैक्स है, 1,80,000, मतलब टैक्स के बराबर का अमाउंट पे कर दे तो ट्रक छोड़ दिया जाएगा। तो माल भी गया, ट्रक भी गया, दोनों को छुड़ाना, तो माल को छुड़ाने के लिए मैक्सिमम पेनल्टी 100% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स पेड, और ट्रक को छुड़ाने के लिए 100% ऑफ टैक्स अमाउंट। ओके, तो रिडम्पशन फाइन, मैक्सिमम अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। टैक्स पेनल्टी अदर चार्जेस ऑल्सो पेबल, जो टैक्स पेनल्टी का मतलब पता क्या है, जो टैक्स लगने वाला वो पे करो, पेनल्टी 122(1) और 3 वाली जो भी लग रही है वो पे करो, और दूसरे कोई चार्जेस है तो वो भी पे करो। द कंसर्न पर्सन विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड, हियरिंग का एक मौका दिया जाएगा, और जो गुड्स कैरियर्स है, कैरियर्स उसको छुड़ाने के लिए फाइन 100% ऑफ टैक्स आपको देना पड़ेगा। ओके, कोई डाउट, पक्का। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, राधे स्वामी, ये एक करवाऊंगा तो ये ऊपर के दोनों हो जाएंगे, ये ऊपर के जो दोनों है ना वो इसमें कवर हो जाएंगे बेटा। राधे स्वामी ऑन से सप्लाई सर्टन गुड्स कॉस्टिंग 30 लाख, 30 लाख का माल है, वो लेकर के जा रहे थे, इन्हें कन्वेंस हायर्ड फ्रॉम मणिकर्ण ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्टर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ सेट गुड्स इज 40 lakhs एंड द टैक्स चार्जेबल देयर ऑन इज रुपीज 4,80,000। ठीक है। द गुड सप्लाइड बाय राधेश स्वामी and the conveyance owned by Manikand Transport used for carriage of such goods and confiscated since Radheshyam has supplied said goods in contravention of the provision of the CGST 2017 with the intent to evade payment of tax. However, the proper officer intend to give an option to Radheswamy and Manikand transporters to pay in lieu of confiscation and fine leviable under section 130 of CGST 2017. अब इधर देखो बेटा, गुड्स इन ट्रांजिट है और कॉन्फिस्केशन में लेने की बात हो रही है, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्शन 129 की पेनल्टी लगाएं या 130 की। गुड्स इन ट्रांजिट में 129 भी लगता है। तब ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, आपको कैसे पता लगेगा कौन सी पेनल्टी लगेगी। कॉन्फिस्केशन वर्ड दे दे तो 130 लगा देना, सीज वर्ड दे दे और ट्रांजिट दे दे तो 129 लगा देना। क्वेश्चन कुछ भी नहीं बता पा रहा क्लियरली और कंफ्यूज हो रहे, तो क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि 129 की लगानी या 130 की। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि 130 की लगाओ तो 130 की लगानी, ये एग्जामिनर देगा, क्योंकि वो खुद भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि माइनर हेडलाइन डिफरेंस है दोनों में, इसके लिए देना पड़ता है कई बार, तो वो दे देंगे आपको। तो यहाँ पे 130 की लगेगी। तो गुड्स को कॉन्फिस्केशन से छुड़ाने के लिए कितनी पेनल्टी, 100% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, कितना है 40 lakhs, माइनस टैक्स पेड 4,80,000। प्रिज्यूम करेंगे कि टैक्स पे कर दिया, अगर कुछ नहीं दिया है तो 4,80,000 का टैक्स पे किया, कितना आ जाएगा 35,20,000। दूसरा, कन्वेंस को छुड़ाना है तो 100% ऑफ टैक्स अमाउंट, कितना आ जाएगा टैक्स का अमाउंट 4,80,000, 4,80,000। ओके, कोई डाउट, पक्का, श्योर, दैट्स गुड। ना बेटा, अब आते हैं पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस, सेक्शन 132। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बेटा, अभी तक हम पढ़ चुके हैं पेनल्टी, गुड्स गड़बड़ तो सीज, और रिप्लाई टाइम पे नहीं दिया तो कॉन्फिस्केशन में भी जा सकता है। ओके, तो ये तो देना ही देना है, इन दोनों में से कोई भी एक केस लग सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं, जब ये फ्रॉड कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा का फ्रॉड होता तो जेल भी जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। तो जेल कब जाना पड़ता है और कितने टाइम के लिए जाना पड़ता है, वो इसमें दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बराबर है, क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक क्या होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसका फ्रॉड का अमाउंट टैक्स इविजन 5 करोड़ से ज़्यादा का है। कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस है उनमें 5 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इविजन है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। उसमें बेल मजिस्ट्रेट ही देता है, पुलिस स्टेशन में बेल नहीं होती, मजिस्ट्रेट के पास में जाकर के लेनी पड़ती है, वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है बेल। ओके, तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाते हैं। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं और पुलिस स्टेशन में ही बेल हो जाती है, जिनकी मजिस्ट्रेट के सामने केस को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, चलो आ जाओ ज़रा देखते हैं जेल कब और किन केसेस में होती है। अब ये केसेस आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, तो नाम कैसे याद रखते हैं, मेमोरी टेक्निक में आते हैं। अगर कोई भी आईटीसी का केस है, ITC, आई के अंदर आ जाओ बेटा, I1, I2, I3, T और C। I का मतलब होता है सप्लाई, विदाउट इनवॉइस। नेक्स्ट आई का मतलब होता है इशू फेक इनवॉइस। नेक्स्ट आई का मतलब होता है अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट
on the basis of फेक इनवॉइस, बोगस और फेक इनवॉइस के बेस पर क्रेडिट क्लेम कर लेते हो आप। ठीक है, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड up to 3 months from the due date of payment of tax। टैक्स पे करने की ड्यू डेट चली गई, उसके 3 महीने बाद में भी आपने अगर पेमेंट नहीं किया, सीखा। क्रेडिट अवेल्ड अंडर कॉन्ट्रावेंशन। इनमें से कोई भी केस हो, बराबर है, इनमें से कोई भी केस हो या फिर फरहान अख्तर, एफ जी, जी नहीं आएगा, ई एफ जी, एच आई नहीं आएगा, जे के नहीं आएगा, एल, इनमें से कोई भी केस हो, फरहान अख्तर, एक एक को छोड़ देखो, एफ के बाद जी छोड़ दिया, एच आई छोड़ दिया, जे के छोड़ दिया, एल, तो इनको देखना क्या क्या आएंगे। एच का ऋतिक रोशन, मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट, आप ऑफिसर को उनका काम करने से रोक रहे हैं। एफ फरहान अख्तर, टेम्परिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जे का जॉन अब्राहम, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने तो आपने सबमिट नहीं किए। एल का लालू यादव, टेम्परिंग या डिस्ट्रॉय ऑफ मटेरियल एविडेंस। ये वाला कोई भी केस हो, इसमें 2 पॉइंट और आएंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। एक्वायर्ड such goods which are liable for confiscation। सिक्स्थ अबेट, ये जो भी ऑफेंस है, ये वाले 5 और ये वाले 5, इन ऑफेंस को करने में जो हेल्प करते हैं वो लोगों के लिए भी अबेट, बराबर है, अबेट। अब आ जाओ बेटा, ये जो ऑफेंस मैंने लिखे ना, इनमें जेल होती है। इनमें क्या होगी? जेल, इनमें जेल होती है, इनमें आपको जेल जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो ऑफेंस मैंने लिखे हैं, इनके अलावा कोई और ऑफेंस होगा तो उसमें जेल नहीं होती बेटा, खाली यही ऑफेंस होंगे जिनमें जेल होती है। तो सप्लाई विदाउट इनवॉइस, इशू फेक इनवॉइस, अवेल आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ फेक इनवॉइस, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड अप टू द 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, क्रेडिट अवेल अंडर कॉन्ट्रावेंशन। इधर एफ, उसका जी छोड़ दो, एच आई छोड़ दो, जे के छोड़ दो, एल, बराबर है। तो यहाँ तक के आपके 4 पॉइंट आ गए। उसके बाद में एक्वायर सच गुड्स विच आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन, जो उस वैसे माल को खरीदता है जो कॉन्फिस्केशन के लिए लाइबल है, उसको भी जेल जाना पड़ेगा, उसको भी जेल जाना पड़ेगा। मतलब इधर देखो, मैं मिस्टर ए हूँ, ये मिस्टर बी है, मैंने इनको कोई गुड्स बेचा जो कॉन्फिस्केशन के लिए लाइबल है, लाइक मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया, तो देखो मुझे 122(1) की पेनल्टी लगेगी, इनको 122(3) की पेनल्टी लगेगी। गुड्स कॉन्फिस्केशन के लिए लाइबल है, तो इनको जेल भी जाना पड़ेगा और मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने विदाउट इनवॉइस बेचा है। मैं इधर फंस गया और ये भाई साहब इधर फंस गए 5th वाले पॉइंट में। अब जेल कितना जाना पड़ेगा, जेल कब तक जाना पड़ेगा, वो जरा देखते हैं। जेल तो जाना पड़ेगा, बट कितने टाइम पीरियड के लिए? इधर देखना, ये वाले जो ऑफेंस है, अगर अबव
1 करोड़ एंड अप टू 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक है, या अबाउ 2 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ तक है, या अबाउ 5 करोड़ का फ्रॉड है। तो इधर देखना बेटा, इन 3 केस में 1 ईयर के लिए जेल प्लस फाइन, जो पेनल्टी वगैरह 122 वगैरह में लग रही है वो लगेगी। यहाँ पर 3 ईयर्स के लिए जेल इस केस में प्लस फाइन, यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए जेल प्लस फाइन। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ईयर याद कैसे रहेंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, 1 to 2 के बीच का 1, तो 1 साल। 2 से ज़्यादा 5 तक, 2 to 5 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 3, तो 3 ईयर्स। अबव 5 तो 5 ईयर्स, ऐसे याद रख लो भली। अब इधर देखना, इसी में अगर अप टू 1 करोड़ तक किया फ्रॉड, तब क्या होगा, तब 6 मंथ 6 महीने तक, और फाइन या सिर्फ फाइन लगा करके छोड़ देंगे, और बोथ। और इनमें से कोई भी फ्रॉड किया ऊपर वालों में से, तब भी सेम, 6 महीने की जेल या फाइन या दोनों। फाइन मतलब पेनल्टी यहाँ पे एक तरह से। ओके, अब देखो, मान लो मैंने कोई ऑफेंस किया, ये मिस्टर ए, इन्होंने भी कोई ऑफेंस किया। मिस्टर ए इस कैटेगरी में आ रहे हैं, यहाँ वाले में, मैं यहाँ वाली कैटेगरी में आ रहा हूँ। मैं 6 महीने तक जेल में रह कर के आऊँगा, और मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए वो या तो 1 साल तक के लिए, या 3 साल के लिए, या 5 साल के लिए जेल में रह करके आएंगे, जो भी केस है। अब यही ऑफेंस अगर रिपीट कर दिया हमने, मैंने भी और मिस्टर ए ने भी, इन केस ऑफ रिपीट दी ऑफेंस, तो फिर सीधा 5 साल के लिए। अब चाहे अब अमाउंट नहीं देखा जाएगा। अब अगर मैंने 10,000 की चोरी की या 1.5 करोड़ की चोरी की टैक्स की, तब भी मैं सीधा जाऊंगा किसके लिए, 5 साल के लिए। या इनमें से किसी कैटेगरी में कवर हो रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं, तब भी 5 साल प्लस फाइन, दोनों लगेंगे। अगर रिपीट कर दिया ये वाला ऑफेंस मैंने, कोई सा भी ऑफेंस इनमें से, ये 5 और ये 5, इनमें से कोई सा भी ऑफेंस, 5 क्या 6 है, ये 6 और ये 5, कोई भी ऑफेंस अगर रिपीट कर दिए, 5 साल के लिए रहना खाना फ्री में बेटा। अब इधर आ जाओ, इनमें से कॉग्निजेबल ऑफेंस ये वाला होगा, सिर्फ 5 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड, और ये वाले केस आईटीसी वाला केस, इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल होता है ये, नॉन बेलेबल, बेल मजिस्ट्रेट के सामने होती है। बाकी जितने भी ऑफेंस है ये सारे, बाकी ये सारे ऑफेंस ये जितने भी हैं, ये सब बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल। इनकी बेल पुलिस स्टेशन में ही हो जाती है। 5 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड क्या आईटीसी वाला केस है, तो ही कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाएगा, जो सीरियस ऑफेंस में आते हैं यहाँ पर, जिनकी बेल मजिस्ट्रेट के सामने होती है बेटा। ओके, तो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का कवर कर लिया मैंने इस चार्ट के अंदर, यहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक का पूरा कवर कर लिया। इधर देखो बेटा, यहाँ पे बता देता हूँ, ये वो 11 केस जिसमें जेल होती है। तो इनमें से देखो, ये आई विदाउट इनवॉइस, ये भी आई
इनवॉइस विदाउट सप्लाई, फेक इनवॉइस मतलब ये भी आई। एवल ITC यूजिंग सच इनवॉइस मेंशन अबाउ, फेक इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट लेना, ये T और ये C, क्रेडिट और ये टैक्स कलेक्टेड नॉट पेड। उसके बाद ये फरहान अख्तर, ये ऋतिक रोशन, ये आपके लालू यादव, ये जॉन अब्राहम, और ये आगे आपके कौन सा, एक्वायर पोजेशन ऑफ एनी गुड्स विच आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन, अलग से एक पॉइंट था, और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट द कमीशन ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस मेंशन अबाउ, हेल्प करने वाले लोग। ओके चलो, ये फर्स्ट 5 केस मतलब ITC वाला केस, ये वाले पहले 5 केस। 5 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है तो 5 साल और प्लस फाइन, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक है तो 3 साल और फाइन, 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ तक है तो 1 ईयर एंड फाइन प्लस फाइन। कॉम्प्लीमेंट और अबेट इन फॉल्सिफिकेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, producing fake account document or furnished any false information with intention to evade payment of tax, obstruct or prevention of any officer in discharge of his duties, tampering with or destroying any material evidence documents, ये वाला केस 6 month और फाइन और बोथ। अगर ये ऑफेंस वापस रिपीट किए फॉर सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस अंडर सेक्शन 132, कोई लिमिट नहीं देखी जाएगी, सीधा 5 years प्लस फाइन लग जाएगा। ओके चलो, Question number 13. Examine the implication as regards as bailability and quantum of punishment on prosecution in respect of the following cases pertaining to the period December 2017 under CGST Act 2017. X collect rupees 245 lakhs as tax from its client and deposit rupees 241 lakhs with the central government. It is found that he has falsified financial records and has not maintained proper records. Okay. मतलब 245 लैक्स का कलेक्शन किया, 241 लैक्स ही पे किया। कितने का पेमेंट नहीं किया? 4 लैक्स का। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड, 4 लैक्स का टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड। Why collect 550 lakhs as tax from its client but deposit only 30 lakhs with the central government? 550 लाख का कलेक्शन किया, 30 lakhs डिपॉजिट किए, 520 lakhs का फ्रॉड, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड, बराबर है। Now, what will be the implication with regards to punishment on prosecutions of X and Y for the offence? What would be the position of X and Y repeat the offence? इधर आ जाओ बेटा, ये है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है। इसमें आपको जेल हो सकती है 6 month और फाइन और बोथ, क्योंकि 1 करोड़ से कम है ना। यहाँ पे आपको जेल होगी 5 years प्लस फाइन दोनों। ये ऑफेंस अगर रिपीट किए तो दोनों को ही 5 years प्लस फाइन, 5 साल तक रहना खाना फ्री में और फाइन। ओके अब बारी आती है, आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी ऑफ ऑफेंस इन सर्टेन अदर पर्सन, ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना बेटा। आप रिटर्न फाइल करते हो कहाँ पर? GSTN के पोर्टल पे जा करके। ये भाई साहब है जो GSTN में काम करते हैं, वहाँ पर इनके पास में आपका सारा डेटा है। आप जो रिटर्न फाइल करते हो इनको पता है, क्योंकि ये वहीं पे काम करते हैं। अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ एम्प्लॉय होते हैं, वो भी हो सकते हैं। प्राइवेट बॉडीज़ होती है जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बुलाते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इधर एक देखना, ये मिस्टर ए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है,
ये मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इनके पास में आपका सारा स्टैटिस्टिक्स और डेटा है, कहाँ से आप माल खरीदते हो, किस वैल्यू पे खरीदते हो, क्या जीएसटी पे करते हो, सब कुछ आप रिटर्न अपलोड करते हो, आपका टर्न और वगैरह सब कुछ है। अब इधर देखना, ये जो है ना आपका डेटा लीक कर देते हैं डिपार्टमेंट को, नहीं डिपार्टमेंट मांगे तो देना पड़ता है, वो तो डिपार्टमेंट के पास राइट है, आपके कॉम्पिटिटर को, किसी और पर्सन को जो इनकी ड्यूटी में कवर नहीं होता है, इनकी ड्यूटी नहीं है उसको शेयर करना, बट इन्होंने शेयर कर दिया, इनके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी वो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अब ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर when any person engaged in connection with the collection of statistics, compilation or computerization, or if any person engaged in connection with the provision of service on common portal willfully disclose any information or content in any written furnished otherwise than in execution of his duties shall be punishable। कितना imprisonment up to 6 months, 6 महीने तक की जेल या फिर 25,000 तक का पेनल्टी या दोनों भी हो सकती है। अब इधर देखना, जेल में जब इनको डालना है जेल में, तो मिस्टर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इनको जेल में डालने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल, उसके बाद जेल में जाएंगे ये। और मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इनको जेल में डालने से पहले कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इधर देखो, हु इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट शेल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जब तक प्रायर परमिशन नहीं ले लेते गवर्नमेंट की। Who is not a government servant shall not be prosecuted except with previous sanction of the commissioner, prior permission of commissioner required है। Okay, now अब लास्ट केस आता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ये कंपाउंडिंग क्या होता है, आ जाओ, ये वाला केस बेटा, ये जेल हो रही है ना, जेल आपको, ये जेल जाना पड़ रहा है आपको, ये जेल जाना पड़ रहा है, ये जेल जाना पड़ रहा है, ये इधर जेल, इधर जेल, जेल जाने से बचना चाहते हो, किसे, जेल जाने से बचना चाहते हो, कर्मकांड तो आपने से कर ही दिया कि जेल जाना ही पड़ेगा आपको, बचना चाहते हो तो एक तरीका है वो कंपाउंडिंग का, कि आप कंपाउंडिंग करवा लो ऑफेंस की। कंपाउंडिंग क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए मैंने इनको कुछ गुड्स बेचा जिस पे मैंने टैक्स की चोरी की, विदाउट इनवॉइस बेचा, टैक्स की चोरी की 2 करोड़ की या 3 करोड़ की चोरी की, चलो मान लेते हैं 3 करोड़ की चोरी की मैंने। ओके, अब डिपार्टमेंट सर्च कर रहा है, और मुझे लग गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे क्या लग गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और मैंने कहा अगर मैं पकड़ा गया तो देखो मुझे 122, ये मैं हूँ, ये मिस्टर बी है जिनको मैंने माल बेचा, टैक्स की चोरी कितने की हुई है, 3 करोड़ का, मुझे ये पता कि मुझे 122(1) की पेनल्टी लगेगी। अब मुझे ये भी पता कि अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो मुझे जेल होगी, क्या होगी, जेल होगी, कितने साल के लिए, 3 इयर्स, 3 साल के लिए, प्लस फाइन ये जो ऊपर लगेगा वो, तो जेल भी होगी मुझे। अब मैं टेंशन में हूँ, क्या मुझे जेल जाने से बचा है। मिस्टर बी की हालत ख़राब, क्यों, 122 सब सेक्शन 3 की पेनल्टी, चलो वो तो 25,000 तक की है, गुड्स कॉन्फिस्केशन में जाएगा क्योंकि अभी इनके कब्जे में गुड्स, कॉन्फिस्केशन में चला जाएगा, बराबर है। और इन्होंने ऐसा गुड्स पोजीशन में लिया जो कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है, इनको भी जेल होगी 6 मंथ या फिर फाइन या बोथ। तो ये अगर लग रहा है बराबर है तो हो सकता है जेल माफ़ भी कर दे, कॉन्फिस्केशन में तो जाएगा। अब क्या करें, तो अब जेल से बचना है हमारे को, मुझे भी बचना है, मिस्टर बी को भी बचना है। हम दोनों ने बात की, मैंने कहा देखो अभी तक तो डिपार्टमेंट ने हमको पकड़ा नहीं है, बट जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है और सर्च चल रहा है हम पकड़े जाएंगे। क्यों ना हम चला करके बोल देते और कंपाउंडिंग में चले जाते हैं, हम जा कर के बोल देंगे कि हम कंपाउंडिंग में आना चाहते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, इनको पहले ही बोल देते कि देखो सर अभी हम अक्यूज्ड साबित नहीं हुए, बट हम मानते हैं कि हमसे गड़बड़ हुई है, आप प्लीज़ हमारे केस को कंपाउंडिंग में ले लें। कंपाउंडिंग में मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा इनको, मतलब देखो ये तो दूंगा ही दूंगा मैं, मिस्टर बी ये भी देंगे, कॉन्फिस्केशन में भी जा सकता है तो जाएगा, बराबर है। जेल से बचने के लिए एक्स्ट्रा और पैसा देना पड़ेगा हमारे को, उसको बोलेंगे कंपाउंडिंग अमाउंट। हमने बोला हम कंपाउंडिंग अमाउंट देने को तैयार है,
प्लीज़ आप एक अमाउंट ले लीजिए और हमारे को जेल जाने से बचा लीजिए, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। वो अमाउंट कितना होता है इधर देखना, मिनिमम 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर, मैक्सिमम 150% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 30,000 विच एवर इज हायर। इसका मतलब ऑफिसर को जब हम बोलेंगे कि हमको कंपाउंडिंग में ले लो, तो ऑफिसर क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है, तो मैंने टैक्स की जो चोरी की है उसका 50% कितना हुआ, वो मिनिमम होगा, मैक्सिमम 150%। मतलब कंपाउंडिंग के लिए वो मुझसे कितना पैसा मांग सकते हैं, 1.5 करोड़ से लेकर के अप टू 4.5 करोड़ तक का कितना भी अमाउंट कंपाउंडिंग के लिए ऑफिसर मांग सकता है। 4.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं लेगा और 1.5 करोड़ से कम नहीं लेगा, और 10,000 विच एवर इज हायर इधर, और 30,000 विच एवर इज हायर। तो मान लो डिपार्टमेंट ने मुझे बोला 2 करोड़ रुपया दे दो महेश, तो मुझे 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, तब मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। ओके, बट कुछ केसेस में कंपाउंडिंग भी नहीं होता है, तो वो कौन से केसेस है वो भी पढ़ते हैं अभी हम। आओ इधर, कंपाउंडिंग शेल बी अलाउड ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। पहले तो मुझे अपना टैक्स पूरा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो वो भी देना पड़ेगा, कोई पेनल्टी लग रही तो वो भी देनी पड़ेगी 122(1) वाली। उसके बाद कंपाउंडिंग का अमाउंट देना पड़ेगा, जो मिनिमम 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर है, और मैक्सिमम 150% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 30,000 विच एवर इज हायर है। ओके, ऑन पेमेंट ऑफ सच कंपाउंडिंग अमाउंट एज डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर, नो फर्दर प्रोसीडिंग शेल बी इनिशिएटेड एंड ऑल द पेंडिंग प्रोसीडिंग शेल स्टैंड अबेटेड। सब कैंसिल हो जाएगी ना। किस केसेस में कंपाउंडिंग नहीं हो सकता है, अगर मैंने आईटीसी वाला कोई फ्रॉड किया हो, प्लस फरहान अख्तर वाला, या फिर फरहान अख्तर वाला, प्लस नहीं, या फिर फरहान अख्तर वाला, ये वाला फ्रॉड किया, और ये मैं फ्रॉड मेरा पकड़ा गया था 2019-20 में, तो जब ये पकड़ा जा रहा था मैं कंपाउंडिंग में चला गया, मान लो मैं कंपाउंडिंग में चला गया, जेल जाने से बच गया, और मैंने वापस से 2020-21 में वापस फ्रॉड किया। अभी अमाउंट कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रॉड होना चाहिए। फ्रॉड किया मैंने वापस से मैंने गड़बड़ घोटाला कर दिया आईटीसी और फरहान अख्तर वाला। अब कंपाउंडिंग नहीं होगी, क्योंकि पहले एक बार कंपाउंडिंग ले चुका हूँ मैं, और सेम ऑफेंस अगर मैं वापस, या सेम गलती मैं वापस कर रहा हूँ, अब ऑफेंस नहीं, अब कंपाउंडिंग नहीं होगी। इसके अलावा बाकी के केस कौन से, फरहान अख्तर के बाद में ऋतिक रोशन वाला, मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट वाला, जॉन अब्राहम वाला, इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं किया, डिटेल सबमिट नहीं की, लालू यादव वाला क्या, टेम्परिंग या डिस्ट्रॉय मटेरियल एविडेंस। उसके अलावा एक्वायर गुड्स विच आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, या अबेट। मतलब इधर देखो, ये जो ऑफेंस थे ना, ये आपके ये वाले, फरहान को छोड़ दो तो ये बाकी के केस, इनके केस में इन्होंने क्या बोला, आप आए मान लो 2019-20 में कुछ गड़बड़ कर दी आपने और कंपाउंडिंग हो गई, सेम गड़बड़ वापस रिपीट कर रहे हो आप, मान लो इन्हीं में से कोई गड़बड़ वापस रिपीट कर रहे हो, तो अब कंपाउंडिंग होगी या नहीं होगी। तो इफ़ अमाउंट मोर देन 1 करोड़, यस, तो नो कंपाउंडिंग, नो, तो फिर वापस कंपाउंडिंग हो सकती है। तो आ जाओ इधर जरा, किन केसेस में कंपाउंडिंग नहीं होता है। पहला केस, केसेस वेयर कंपाउंडिंग इज नॉट पॉसिबल, ये एग्जाम में आ सकता है।
ए पर्सन ऑलरेडी कंपाउंडेड वंस, एक बार ऑलरेडी कंपाउंडिंग हो चुका, जरूर नहीं पिछले साल, कभी भी हो चुका हो, अंडर सेक्शन 132 क्लोज 1 to 6, मतलब आईटीसी और फरहान अख्तर वाला केस। और ए पर्सन ऑलरेडी कंपाउंडेड वंस अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन फर्स्ट, इसमें जो मेंशन किया उनके अलावा कोई दूसरे केस है, वो कौन कौन से हो गए? जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन, लालू यादव, बराबर है, एक्वायर्ड एनी गुड्स व्हिच आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, और अबेट वाला केस। इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 1 करोड़, अगर वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा की है तो कंपाउंडिंग में नहीं आ सकते आप, उससे कम की है या बराबर है 1 करोड़ के तो आ सकते हैं। या अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दी एक्ट, अक्यूज साबित हो गए, या कन्विक्टेड बाय कोर्ट हो, या कोई प्रिस्क्राइब्ड ऑफेंस किया जो अभी तक तो दिया नहीं आपके सिलेबस में, इन केसेस के अंदर आप कंपाउंडिंग में नहीं आ सकते वापस। ओके, द कंपाउंडिंग अलाउड अंडर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल नॉट अफेक्ट द प्रोसीडिंग अंडर एनी अदर लॉ। यहाँ पर अगर जेल जाने से बच रहे हो तो चलेगा, बट आपने कुछ और घोटाले भी कर रखे इनकम टैक्स वगैरह में, उधर जेल है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। सिर्फ जीएसटी की जेल से बचोगे यहाँ पर, कि जीएसटी में जो जेल होती है वो नहीं होगी। ओके, इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Department initiated prosecutions proceeding against a taxable person who had evaded GST of the 4.2 crore. He has approached the commissioner with a request for compounding the offence. After considering the request, the commissioner has directed him to pay the amount 2.5 crore as compounding amount. Indicate the minimum and maximum limit of the compounding amount is the amount fixed by the commissioner. In this case, within the limit prescribed under the law, what is the consequences of the decision of the commissioner allowing the request for compounding the offence? ये क्या बोलना चाहता है कि भाई 4.2 करोड़ का गड़बड़ घोटाला था, ऑफिसर ने बोला चलो ठीक है तेरे को जेल नहीं जाना तो 2.5 करोड़ पे कर दे। आपको बताना है कि पहले तो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या वो बतानी है, फिर ये बताना कि ये जो अमाउंट ले रहा है कंपाउंडिंग अमाउंट, कौन ऑफिसर, वो विद इन टाइम विद इन लिमिट है, विद इन लिमिट। तो मिनिमम कितना होगा 50%, मतलब 2.1 करोड़, मैक्सिमम 150% और 30,000 विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 6.3 करोड़ ही हायर होगा। इसके बीच में यस 2.5 करोड़ इसके बीच में, तो मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट और ये विद इन लिमिट है। चलो बेटा, यहाँ पर ये आपका ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ वाला चैप्टर कंप्लीट होता। आई होप कि अब आगे आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कौन सी पेनल्टी कैसे और किस हिसाब से लगती है। ओके, पक्का श्योर। चले आगे, तो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।